तो ये कहानी है मिडिवल एरा के एक नाइट की जिसके शरीर में आ जाता है दूसरी दुनिया का कोई पर्सन। मतलब ये कहानी काफी मजेदार होने वाली है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी दूसरी वेब नोवेल की तरह की एक स्टोरी जहां पर मैं अपनी आंखें खोलता हूं एक अलग ही मिडिवल फैंटेसी वर्ल्ड में। मुझे नहीं पता आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया, लेकिन यहाँ पर सरवाइव करने के लिए मुझे एक मर्सनरी बनना पड़ा जहाँ पर मैं अपने दुश्मनों को काटता गया बार बार, वो भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जहाँ पर वह एक बंदे से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है जहाँ पर सामने वाले फाइटर ने अपने नंगे हाथों के साथ उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है। वहीं उसके पीछे से एक और तगड़ा बंदा अपने वेपन के साथ अटैक करने के लिए एकदम तैयार होता है, जो कि काफी खतरनाक अटैक होने वाला था। अगर वह हिट हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन तभी किसी की स्वॉर्ड स्विंग करती है। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि हमारे एमसी को बचा लेती है और कहती है फोकस में रहो, तुम पल भर में कभी भी मर सकते हो। और यह होती है एक नाइट। कुछ भी कहो, कहीं कहीं पर स्टोरी की आर्ट स्टाइल एकदम टॉप नॉच है। जहाँ पर वह कहती है बैटलफील्ड के ऊपर एक पल के लिए भी अपने गार्ड को डाउन मत करो, बिगुल बजाया जाए। जहाँ पर एक बंदा बिगुल बजाने लगता है, जिसके के साथ जितनी भी फोर्सेस होती हैं वे दुश्मन की सेना पर बुरी तरीके से टूट पड़ती हैं। और एमसी भी कहता है इस दुनिया में मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, सिर्फ सरवाइव करना। फिर हमारे एमसी के पास वही लड़की आती है और कहती है तुम एक बार फिर से सरवाइव कर चुके हो इस वॉर में, जरा मुझे देखने तो दो। जहाँ पर वह काफी बारीकी से हमारे एमसी के फेस को देखने लगती है और कहती है हमेशा यह मेक श्योर करना कि तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे के ऊपर कभी भी कोई स्क्रैच ना पड़ जाए। इसी के साथ ही वहां पर वॉर तो एंड हो चुकी होती है, साथ ही साथ बारिश भी होने लगती है, जिसे एमसी भी नोटिस करता है। और वह लड़की भी कहती है यह तो काफी अच्छा है एरोन, क्या तुम्हें पता है मुझे बारिश काफी ज्यादा पसंद है। जब सारी ये वॉर्स एंड हो जाएंगी तो हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, वहाँ पर सच में काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। और मुझे भूल मत जाना। बेसिकली ये हमारे एमसी के पास्ट की कुछ मेमोरीज होती हैं जिनको वह इस टाइम पर याद कर रहा होता है उस बारिश को देखकर। और कहता है आज भी सच में काफ़ी तेज बरसात हो रही है। तभी वहां पर कोई आकर काफी जोरों से सीटी बजाता है, जहां पर एक सोल्जर होता है जो कि सभी से चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सभी कमीनों जल्दी करो, भागो जल्दी से, हमें उस पागल कमीने को पकड़ना होगा इससे पहले कि वह इस कासल से निकल कर जाए। बरसात से बचते बचाते वहां पर हमारे एमसी की यूनिट के भी कुछ बंदे आते हैं जो कि कहते हैं कैप्टन कैप्टन। उन दोनों को वहां देखकर एमसी भी पूछता है तुम यहाँ पर हो तो बाकी के लोग कहाँ पर हैं। वह बंदा भी बताता है वे भी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। वाय द वे किसे ही पता था आखिरकार जेंटलमैन हान इतने बड़ा इंसिडेंट खड़ा कर देंगे। दूसरा भी कहता है हाँ सही में आखिर उसके पिछवाड़े में कौन सा कीड़ा काट रहा था जो कि उसने ऐसा काम किया। वह हान वह कमीना एक मेज भी है। पहली बात तो हम किसी भी मेज पर भरोसा कर ही नहीं सकते, क्या पता उसने किसी भी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो। एमसी भी सोचता है क्या एक डीमन। जहाँ पर पहले वाला बंदा मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम कैसी नॉनसेंस कर रहे हो डीमन के बारे में, तुम तो सिर्फ उससे जेलस हो क्योंकि उसके आने से पहले सभी लोग तुम्हें हैंडसम कहते थे, तुम्हारा एक निकनेम था हैंडसम, लेकिन जब वह आया तो तुम्हारा ये निकनेम चला गया। दूसरा बंदा भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने तू क्या कह रहा है, किसने किसका निकनेम ले लिया। पहला वाला भी कहता है ओ सही है, आखिरकार तुझे कौन हैंडसम कहता था। जिस बात के ऊपर तो उस बंदे का भी कपारा हाई हो चुका होता है और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हमारा एमसी भी उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। वे भी पूछते हैं कैप्टन आप कहाँ जा रहे हो। हमारा एमसी कहता है हेडक्वार्टर। पहला बंदा कहता है वैसे हान का निकनेम अब चेंज होने वाला है, तुम ही बताओ आखिर उसका हैंडसम निकनेम क्या होगा। हाँ सही है, उसका निकनेम होगा एक हैंडसम जिसके पास उसका सिर्फ सिर ही बचा हो, क्योंकि पकड़े जाने पर तो उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। भाई एमसी शांति से उनकी बातों को ही सुन रहा होता है और सोचता भी है अगर वह पकड़ा गया तो सीधा उसे लटकाया ही जाएगा। फिर हमें देखा जाता है केसरडिक आउटर फोर्ट्रेस गार्ड हेडक्वार्टर्स का सीन, जहाँ पर हमारा एरोन पहुंचकर गेट पर नॉक नॉक करता है। वहाँ पर एक मोटा बंदा बैठा हुआ होता है जो कि मेनली गार्ड कमांडर मैनुअल है, जो कि कहता है कैप्टन आप सच में काफी ज्यादा ही लेट हो चुके हो। एरोन भी कहता है वो तो मैं इस वजह से लेट हो गया क्योंकि मैं गहरी नींद में सो चुका था, वैसे आप बताइए क्या हुआ। मैनुअल भी कहता है बाय द वे वह क्रिमिनल जिसके पीछे सारे ही गार्ड्स पड़े हुए हैं उसे पकड़ने के लिए, जिसका नाम हान है, क्या आप उससे मिले हुए हो। नहीं मेरा मतलब है कि आप उसके साथ काफी ज्यादा ही क्लोज हो, क्या ये बात सच है। जय एमसी मन में भी सोचता है हाँ ये कुछ तरीकों से सच तो है। हान एक ऐसा लड़का था जो कि अपने बचपन से ही काफी ज्यादा ही इंटेलिजेंट था, मैं उसे काफी अच्छे तरीके से भी जानता था और वह मैजिक एकेडमी में एंटर भी ले लिया था, लेकिन वह उस कैप्टन के सामने मना कर देता है और कहता है नहीं हम तो बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से मिलते थे और ग्रीट करते थे। और सोचता भी है कि ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि इससे चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती अगर मैंने हाँ कह दिया होता। मैनुअल भी कहता है हाँ ये तो तुम्हारे लिए काफी
सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस बार का इंसिडेंट कोई सिंपल क्राइम नहीं था, क्योंकि इस बार का इंसिडेंट खुद लॉर्ड की बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। उस बंदे ने सच में एक ऐसी चीज चुरा ली है जो कि उसे चुरानी नहीं चाहिए थी। अगर इस सिचुएशन में हमारे कैसर्डी गार्ड्स उस क्रिमिनल को कैप्चर कर लेते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे लॉर्ड कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे इस बात से? क्या तुम समझ पा रहे हो मेरा मतलब क्या है? उसे जिंदा या मुर्दा कैसे भी लेकर आओ। जहाँ पर हमारे एमसी के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, वह भी कह देता है हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगा, और सोचता है ये वाला इंसिडेंट खुद लॉर्ड से इन्वॉल्व है। सच में कितना अनोइंग है ये तो। उस कमीने हान की वजह से मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ कि मेरा सिर कभी भी कट सकता है। जहाँ पर एरोन की यूनिट भी आ चुकी होती है, वे कहते हैं कैप्टन आपकी गार्ड यूनिट पहुंच चुकी है, सारी चीजें एकदम सेटअप हैं। जहाँ पर हमारा एरोन भी अपनी पूरी यूनिट के साथ निकल पड़ा होता है सर्च करने के लिए, और वे सर्च कर ही रहे होते हैं तभी वह बंदा कहता है वह कमीना हान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, फिर भी क्या वह इस बेकार सी डिस्ट्रिक्ट 7 में छुपा हुआ होगा? दूसरा भी कहता है हाँ, और वैसे उसका पेट भी काफी ज्यादा कमजोर है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 7 में इधर उधर घूमने का, यहाँ पर तो प्रॉपर टॉयलेट भी नहीं है। तो कैसा रहेगा अगर हमने ऐसा प्रिटेंड किया कि हमने सारी जगहों को देख लिया है और जाकर थोड़ी बियर पी ले। एमसी भी शांति से उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन वह भी सीरियस मोड में आते हुए कहता है सभी अपने मुंह को बंद रखो। सभी लोग उसके ऐसे खतरनाक से लोग को देखकर डर जाते हैं, कहते हैं यस सर। जहाँ पर वह अपनी यूनिट से चलता चलता आगे निकल आ चुका होता है, वह भी कहता है क्या सच में ये मिडवेल एरा के लोग इतने ही ज्यादा इडियट हैं? यहाँ पर इनके सिर दांव पर लगे हुए हैं और ये पीने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर वह तभी किसी को नोटिस करता है जो कि इतनी बड़ी बरसात में वहीं पर बैठा हुआ होता है। वह कहता भी है हे ब्राउन हुडी, मैं फोर्ट्रेस से आया हुआ एक गार्ड हूँ, तो एक सेकंड के लिए अपनी हुडी को उतारना जरा। वह बंदा अपनी हुडी को उतारते हुए कहता है सच में काफी लंबे टाइम बाद हैरान हम फिर से मिल गए। अब भाई वहां पर अंधेरा काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से हमारा एमसी भी पहचान नहीं पाता कि यह हान है या कोई और। तो वह भी रख के मुक्का मारता है उसके चेहरे पर, जिससे वह बेचारा बंदा भी दूर जाकर गिरता है। एरोन कहता है तुम कमीने, तुम्हारी वजह से अब ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है जिससे तुम्हारा बचना बिल्कुल भी नामुमकिन है, और अब तुम पकड़े जा चुके हो। वह बेचारा बंदा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है ऐसा तो नहीं है, मैं तो सिर्फ हर्ब बेचने वाला हूँ और यहाँ पर गलियों में ही रहता हूँ। अभी अभी एक चोर ने मेरी कुछ हर्ब्स को चुरा लिया है और उसी की रिपोर्ट देने में आ रहा था वहाँ पर। एरोन भी कहता है ओह अच्छा, तभी मैं सोचू तुम इतने फैमिलियर क्यों लग रहे हो। जहाँ पर वह बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने, मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम मुझे इस तरीके से पीटोगे और यहाँ पर इतना बड़ा सीन खड़ा कर दोगे। सच में आज का ये दिन कितना ज्यादा ही बुरा है। पहले तो मेरी कुछ हर्ब्स को चुरा ले गया वो बंदा, और अब आकर ये गार्ड्स मुझे पीट रहे हैं। लेकिन सीरियसली आखिरकार उस चोर ने मेरी क्रीम रूट नाम की हर्ब को क्यों चुराया? वो तो पिछली पहाड़ी पर काफी आसानी से मिल जाती है। ऐसी कॉमन सी चीज को चुराने के लिए उसे क्या करना पड़ा? ऐसा क्यों किया होगा उसने? जिस बात को सुनकर तो एमसी भी चौंक जाता है, कहता है क्या रुको, ग्रीम रूट की पत्तियां वो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आती हैं। इस बात को याद करते हुए कहता है ओह सुनो, वो हर्ब्स को चुराने वाला चोर कहाँ पर गया वो? तो वे बंदा भी हमारे एरोन को डायरेक्शन बता देता है। जहाँ पर एरोन भी उसी तरफ जाता है, वह देखता है एक गली के अंदर एक बंदे को जो कि कुकड़ रहा होता है। बारिश की वजह से उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, उसके हाथ में चोट भी लगी हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा एमसी आता है और कहता है हान आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम एक ऐसे बंदे थे जो कि हमेशा अपनी चीजों को साफ सुथरा रखते थे, लेकिन अब तुमने बेकार की तरह अपने हाथ को ही काट लिया। अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब मैं तुमसे अच्छे तरीके से कह रहा हूँ, इस वजह से मेरे साथ चलो। तभी हान भी कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जिन्हें सुनने के साथ हमारा एमसी भी अलर्ट हो जाता है। तभी वहां पर जितना भी पानी होता है वह अचानक से कंट्रोल किया जाने लगता है, क्योंकि आखिरकार हान एक मेज है, जिस वजह से वह पूरे पानी को कंट्रोल करने के साथ एक भवंडर सा बना लेता है। एमसी मन में सोचता है यह मैजिक, यह तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है, यह सब सिर्फ इस बरसात की वजह से है। हान भी कहता है मुझे माफ करना भाई, मैं अभी अपने आप को पकड़ने नहीं दे सकता, और ऐसा कहकर उस मैजिक के साथ हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हान भी अटैक करते हुए सोच रहा होता है यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं नहीं पकड़ा जा सकता, और अपने मैजिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए कुछ और भी मंत्रों को पढ़ने लगता है। एमसी मन में सोचता है सच में एक वाटर मैजिक, वो भी बरसाती दिन के बीच में, कितना अनोइंग है ये तो। तो इस केस में मुझे इस मेज को ओवर पावर करना होगा। जहाँ पर वह भी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और तेजी से उस मेज यानी कि हान की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ पर वह हान एक बार फिर से अपने मैजिक को बोलने लगता है, लेकिन इस बार भी हमारा एमसी एरोन उसे किसी भी मंत्र को पढ़ने की गलती नहीं करने दे सकता और कहता है अपने मुंह को बंद कर लो। ऐसा कहते हुए वह मारता है काफी खतरनाक सा सोर्सलेस।
जो अटैक सीधा उसी की गले की तरफ हुआ होता है। लेकिन हम देख पाते हैं हमारे एमसी ने उस हान को पूरी तरीके से तमाम नहीं किया होता, बल्कि छोटा सा स्क्रैच मारा होता है। और हान कहता है, भाई क्या मुझे तुम एक बार के लिए छोड़ सकते हो? एरॉन भी कहता है, मैंने एक र्यूमर सुना है कि तुमने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अगर यह बात सही है तो तुम्हारे दिल के पास एक निशान होना चाहिए। और कंफर्मेशन के लिए वह भी चेक करने लगता है, जहां पर वह देखता है उसके शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं होता। जहां पर वह हान से कहता है, हान आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो किसी डीमन के मिनियन भी नहीं हो। जहां पर बेचारा हान भी कहता है, भाई अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता भी दूं तो भी तुम इसे अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन किसी दिन तुम इस बात को पूरी तरीके से समझ जाओगे। जहां पर वह भी अपना सर पकड़ लेता है, वह कहता है, कमीने सच में तू तो एकदम पागल है। फिर वह उसे पकड़ता है और अपने मैजिक पोशन को निकालकर उसके उसी जख्मी हो चुके हाथ पर डालने लगता है और कहता है, यह जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, तो कोई बुरा काम मत करना और मुझे फॉलो करो। और सोचता है किसी भी चीज को चुराने के लिए इसके हाथ पर पहले ही काफी खतरनाक चोट लग चुकी है, तो इसके लिए काफी रहेगा। और वैसे भी मेरे पास कोई हक नहीं है इसे जज करने का इस बेकार से मिडिल एरा की वजह से। जहाँ पर वह एक एस्केप रूट को साफ कर रहा होता है, वह देखता है अपने सामने और सोचता है इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नियम है, या तो कोई बंदा निर्दोष हो सकता है या फिर वह मारा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जेल फेल का कोई चक्कर ही नहीं है, एक्सटर्मिनेशन हो जाता है। जहाँ पर अपने सामने देखता है उसी एस्केप रूट को और हान से कहता है, यहाँ से निकल जाओ। हान की आंखों में भी आंसू होते हैं, वह भी कहता है भाई, लेकिन इस बार उसने जड़ के ही लैपटॉप मारा होता है उसके चेहरे पर और गुस्से में कहता है, मुझे भाई कहना बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बेचारा हान भी अपने कांपते हुए हाथ के साथ एरॉन को थैंक्स कहते हुए वहां से निकल जाता है। वहां पर कुछ सोल्जर्स भी डोल रहे होते हैं, वे भी कहते हैं, हर एक कॉर्नर को चेक करो, वहां निकलना नहीं चाहिए। इस छोटे से कैसर्डिक ईस्टर्न फोर्ट्रेस से हान पूरी तरीके से गायब हो चुका है। हैंडसम, काइंड और फ्रेंडली हान। जहाँ पर एक लड़के को सीन दिखाया जाता है जो कि किसी के कपड़ों को सुखा रही होती है, लेकिन तभी हवा आती है और किसी लड़की की पैंटी उड़ा ले जाती है। एमसी भी बताता है, अब हान का ये नाम एक लड़कियों की पैंटी को चुराने वाले थीप के नाम से जाना जाएगा। मतलब कि वह कमीना हान लॉर्ड के बेटे के अंडरगारमेंट्स को चुरा कर भागा था। भाई एरोन, मेरी तरफ से भी एक मुक्का मार दे उसमें। हाँ अब ठीक है, नहीं तो भाई ऐसे शौक किसके होते हैं? जहाँ पर हमारा एमसी भी आसमान की तरफ देखता है, वहाँ पर वही अंडरगारमेंट उड़ रहा होता है। वह भी कहता है, अब ये किसका अंडरगारमेंट है? हाँ तो वही यही है गार्ड कैप्टन इस बेकार के और केओटिक वर्ल्ड का। तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें हमारी एरोन की यूनिट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि गुस्सा करते हुए कहता है, डैम इट हान, वह चूहे जैसा कमीना आखिरकार वह अचानक से कहाँ गायब हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमने पूरा कैसर्डिक फोर्ट्रेस छान मारा फिर भी हमें वह कहीं नहीं मिला। सच में वह इस तरीके की चीजों में काफी अच्छा है। तो भाई इस बंदे का नाम है काले। तभी बरंग भी कहता है, वैसे वह पंख एक मेज भी है, तो क्या ऐसा हो सकता है उसने मैजिक का यूज किया हो यहाँ से निकलने के लिए? तभी पूले नाम का बंदा कहता है, ओ बरिंग इडियट, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है अगर वह मैजिक से कुछ ऐसा कर पाता या कोई भी मैजिक से ऐसा कर पाता, हमारे हथियार किस काम के रहते? तो ये कार्टर नाम का बंदा है जो कि सच में काफी ज्यादा ही परेशान हो चुका होता है। वह कहता है, प्लीज कोई तो चुप हो जाओ, पिछले 3 दिनों से मैं 5 घंटे की भी नींद नहीं ले पाया हूँ, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूँ। सामने खड़ा बंदा भी कहता है, अरे पागल, इस तरीके से कोई नहीं मरता। लेकिन पूले भी सीरियस फेस के साथ कहता है, यह मर सकता है। उन लोगों को भी यकीन नहीं होता, वे कहते हैं, क्या इसका क्या मतलब? इसका मतलब कार्टर। पुलिस बताता है, हाँ पिछली रात से ही ये काफी ज्यादा ही नींद में चल रहा है। तो भाई इसका नाम है वेयरमैन, जो कि कहता है, अभी के लिए सर्च ओवर हो चुकी है, तो सभी जाकर आराम कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई उसे कहता है, कैसर्डिक गार्ड आउटर फोर्ट्रेस के यूनिट नंबर 4 के कैप्टन, क्या यह तुम ही थे एरॉन? जहाँ पर सामने वाला बंदा सिगार जलाता है और कहता है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है विलियम। जिसे वहाँ देखकर हमारे एमसी भी चौंक जाता है। वह मन में सोचता है, क्या कांस्टेबल? यह कांस्टेबल तो सिर्फ एक शब्द कहकर मेरी गले को तक को कटवा सकता है और बची हुई जिंदगी के लिए प्रिजन में भी डाल सकता है, क्योंकि आखिरकार कैसर्डिक गार्ड्स का सबसे उच्च पद कांस्टेबल ही है। विलियम कहता है, मैंने सुना कि तुम क्रिमिनल हान के काफी ज्यादा ही क्लोज थे, और इससे भी ज्यादा तुम अकेले ही डिस्ट्रिक्ट नंबर 7 में पेट्रोलिंग कर रहे थे, और या ये कहीं कि तुम वहाँ किसी को ढूंढने में फेल रहे। और कोइंसिडेंस की बात भी यही है कि वहाँ पर इंटरनल गार्ड्स छानबीन नहीं कर सकते। उसकी बातों का सीधा मतलब यही होता है कि क्या तुमने उसे जाने दिया? और हमारा एमसी भी अपने लहजे में कहता है, वहाँ पर किसी की भी पूप के अलावा कुछ नहीं था। मतलब कि अपने अंदाज में कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी है? वहाँ पर भी हल्का बहुत गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। तभी वह कांस्टेबल
एक्सटर्नल गार्ड्स की कमांडर यानी कि मैनुअल को बुलाता है। अब इतना हाई रैंक ऑफिसर है तो उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं कि अब मुझसे क्या कहने वाला है ये। जहाँ पर वह विलियम कहता है, वैसे कमांडर तुमने जो सिगरेट्स मुझको दी थी वो सच में काफी अच्छी टेस्ट वाली थी। आखिर इतनी कम सैलरी के साथ इतनी महंगी चीज को तुम कैसे अफोर्ड कर पाते हो। मैनुअल घबराते हुए कहता है, अरे अरे वो तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझको गिफ्ट के तौर पर भेजा था। विलियम कहता है, तो तुमने किसी भी चीज को नहीं चुराया होगा और फंड्स में भी धोखाधड़ी नहीं की होगी, है ना। वह भी घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विलियम भी कहता है, मुझे ध्यान से सुनो, इस पूरे कौशल में जो भी कोई क्राइम करेगा या फिर किसी क्रिमिनल की मदद करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और ऐसा कहते हुए वह हमारे एमसी की ओर इशारा कर रहा होता है, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा कि तुम इस बात को अपने ध्यान में रखो। एमसी भी शांति से अपने कपड़े को साफ करने लगता है और एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, हाँ मैं अपने दिमाग में इस बात को ध्यान से रखूंगा। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, शाम का वक्त हो चुका होता है। एरोन को भी उसके काम से थोड़े टाइम की छुट्टी मिल चुकी होती है। उसके यूनिट के मेंबर्स भी उसे अलविदा कर रहे होते हैं। वह भी कहता है, ठीक है चल तू। वह भी कहता है, डैम ये मिडिल एज जिसमें कोई भी ह्यूमन राइट्स की सेंस नहीं है। हाँ वह कमीना। देखने से ऐसा लगता है कि वह बिना पकड़े यहाँ से निकल पाना मैनेज कर लिया, लेकिन तभी उसे एक इन से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह भी चौंक जाता है कि क्या हो रहा है अंदर। जहाँ पर एक बंदा एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा होता है। वह लड़की भी कहती है, हे तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। वह बंदा भी हंसते हुए कहता है, इनकी ओनर ही इतनी प्रिटी है, अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो यह काफी शर्म की बात होगी। हाँ भाई यही होती है लाफिंग रैबिट इन ओनर हेना, जो कि उस बंदे को रोकने का कहती है और कहती है कि अपने हाथों को मुझसे दूर रखो। वहाँ पर एक रेड हेयर वाला बंदा भी बैठा होता है। वह कहता है, मैंने तुमसे कहा नहीं था उसे एक जेंटलमैन की तरह ट्रीट करना। वह तगड़ा बंदा भी कहता है, डायलन क्या कह रहे हो। जहाँ पर डायलन भी कहता है, देखने में ऐसा लगता है कि यंग लेडी को कुछ गलतफहमी हो रही है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस विलेज में आए, तो फिर हम अब यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो सका तो एक ऐसा भी फ्रेंड बनाने का ट्राई करेंगे जो कि पूरी रात अपना बेड हमसे शेयर करे। और उसके सारे कमीने दोस्त इसी बात पर हंसने लगते हैं। हिना भी उन्हें नोटिस करती है और वह जानती है कि यह यहाँ के नहीं है। फिर वह कहती है, तुम तो दूसरी कंट्री के मर्सनरी दिखाई दे रहे हो। अगर तुम इसी तरीके की हरकतें करते रहे तो तुम्हारे लिए यह काफी ज्यादा ही बुरा होगा। इसलिए अगर तुम रिग्रेट नहीं करना चाहते तो अभी यहीं पर रुक जाओ। जिस बात को सुनकर वह डायलन गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को टेबल पर पटकता है और कहता है, अगर हम ऐसा नहीं करना चाहें तो तुम क्या कर लोगी। और ऐसा कहते हुए हिना के काफी क्लोज भी आ जाता है। हिना भी थोड़ा डरने लगती है। वह कमीना भी गलत जगह हाथ डालते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई गार्ड तुम्हें बचाने आएगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। इस आइसोलेटेड जगह में इस बेकार से इनके लिए कोई भी यहाँ तुम्हें बचाने आएगा। लेकिन हम देख पाते हैं जिसे आना था वो तो आ चुका है। जिसे देखकर तो हिना के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वहाँ पर बैठे एक ओल्ड मैन के ग्रुप में भी चमक आ जाती है उनकी आंखों में। तो इस बेकार की दुनिया में बचाने वाला भी कौन ही आएगा तो हमारा हीरो एरोन, जिसे वहाँ पर देखकर हिना भी दौड़ती हुई जाती है। और जितने भी वहाँ के बंदे होते हैं वे भी काफी गुस्से वाली शक्ल लेकर खड़े हो जाते हैं। हिना तो आकर एरोन के पीछे छुप जाती है। जहाँ पर वे सारे लोग हमारे एमसी एरोन के सामने खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर हमारा एमसी हिना से सीधा कह देता है, मुझे 10 दिन चाहिए। बेसिकली हमारा एमसी हिना से कह रहा है कि इनकी पिटाई करने के बदले में मैं यहाँ पर इनमें 10 दिनों तक फ्री रुकूंगा। हिना भी मना कर देती है और कहती है, नहीं भाई ये तो पिछली बार से भी काफी कम गुंडे हैं, इसलिए 5 दिन काफी रहेंगे। और वैसे तुम एक गार्ड हो तो तुम्हें अपनी ड्यूटी भी तो करनी चाहिए। बेचारा एरोन भी कह देता है, ठीक है 9 दिन काफी रहेंगे, क्योंकि अभी अभी मुझे छुट्टी मिली है तो मैं छुट्टी के टाइम पर तुम्हारा काम कर रहा हूँ। हिना भी गुस्सा हो जाती है। वह भी कहती है, नहीं 6 दिन, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगी। अब भाई उनकी तो ऐसी बार्गेनिंग चली रही होती है। यहाँ पर ये सारी टुटपुंजी एकदम शांत खड़े रह जाते हैं, सोचते हैं भाई ये क्या चल रहा है। और वह बंदा भी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, तुम कमीनों ने हमें इग्नोर करने की कैसे हिम्मत की। जहाँ वह टकला बंदा भी गुस्सा होते हुए कहता है, ये डेविल्स कमीना इसने आकर सारी वाइब खराब कर दी, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। एमसी तो फुल इग्नोर मूड में होता है। वह कहता है 8 दिन। लेकिन भाई अब एमसी की सर से भी उसका पारा हाई हो चुका होता है। वह भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक ही पल में उसके चेहरे को पकड़ लेता है। कहता भी है, सच में एक मिडवेल एरा के पागल की तरह की तुम्हारी बोलने की हरकतें हैं। तो हमारा एमसी भी अपनी डील को क्लोजअप करते हुए कहता है ना, आज का फाइनल ऑफर है, एक तो मेरे लिए फ्री डिनर होगा आज और 6 दिनों तक मेरी फ्री रहना यहाँ पर। क्या डील पक्की समझू। हेना भी हाँ कर देती है। अब भाई ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ वह भी तैयार हो जाता है। उसके सिर को मसलने लगता है। वह बेचारा टकला भी बोल नहीं पाता और काफी ताकत के साथ उसे डायलन की बगल में फेंक कर मारता है।
और काफी डरावने लुक के साथ कहता है, मिडविल एरा के इन पागल लोगों को एजुकेट करने का टाइम आ चुका है। उन मर्सनरीज की तो हालत खराब हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उन ओल्ड मैन का ग्रुप एकदम शांति से कोने में अपनी ड्रिंक को पी रहे होते हैं। स्पाइडर ब्रांड न्यू डे के हल्क का लाइव एक्शन चालू हो चुका होता है, तो उनका भी तन मन प्रसन्न हो जाता है उसे देखकर। एरॉन भी उन्हें पीटते हुए कहता है, यहाँ पर बुरे मिडविल एरा के लोग नहीं हैं, बस कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पिटने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। एक बार जब तुम सभी लोग मेरे हाथों से अच्छी तरीके से पिट लोगे तो तुम और भी अच्छे बन जाओगे। जहाँ पर वे ओल्ड मैन भी हमारे एमसी को चीयर अप कर रहे होते हैं, वे भी कहते हैं, एरॉन तुमने कमाल कर दिया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। सच में इस फाइट का तो इंतजार मैं काफी लंबे टाइम से कर रहा था। जहाँ पर एक और कहता है, हे ना मेरे लिए एक और कप लेकर आओ जल्दी से, मजा आ रहा है। और वे ओल्ड मैन भी मनु सोचते हैं वह कारण जिस वजह से हम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं इस लाफिंग रैबिट इन के, वह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है, एक महान ह्यूमन क्लीनर और एक काफी ज्यादा रफ गार्ड्स का कैप्टन एरॉन। और हम सभी लोग इस रफ कैप्टन के फॉलोअर हैं। एरॉन एरॉन उसे मार दो, एरॉन एक और हिट मारो, एक और एक और। एमसी भी उन्हें नोटिस करते हुए सोचता है, ये पागल लोग फिर से इस तरीके से करने लगे, किसी ना किसी दिन मुझे इन्हें भी लेसन सिखाना होगा। जहाँ पर उस रेड हेयर वाले बंदे ने अपने हथियार पर अपना हाथ रख लिया होता है अटैक करने के लिए, लेकिन वही तभी कोई कहता है, हे क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे बाहर निकालना चाहते हो? क्योंकि ये भाई जब से हाथों का यूज कर रहे थे, जिस वजह से हमारा एमसी एरॉन भी अपने हाथों से मुक्कलात से इन्हें अच्छी तरीके से धूल चटा रहा था। लेकिन अगर इन्होंने वेपन का यूज किया तो इनके तो हाथ पांव भी नहीं मिलने वाले। तो भाई इस सिचुएशन समझते हुए वह भी अपने हाथ को वेपन से हटा लेता है और कहता है, नो नो हम ऐसा नहीं करने वाले। और इस तरीके से कैप्टन एरॉन ने उस दिन उस इन में अच्छी धूल चटाई उन लोगों को, जहाँ पर रात हो चुकी होती है। और हमें एरॉन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, जहाँ पर वह हमेशा अपनी सोर्ड को अपने तकिए के नीचे रखकर ही सोता है। तभी उसे एक ड्रीम आने लगता है, उसमें कोई कहता है, एरॉन एरॉन तेजी से भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हें जिंदा रहना होगा एरॉन। और इस ड्रीम को देखने के साथ वह भी अपने सोर्ड को निकाल लेता है और तब जाकर वह अपनी नींद से उठता है। उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं उस ड्रीम को देखने के बाद। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सुबह जल्दी जगने के साथ अपने स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोचता है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ 6 साल बीत चुके हैं और आखिर कब तक मैं इस रूटीन को मैनेज कर पाऊंगा। उसके पीछे एक बंदा आता है जो कि कहता है, तुम्हारी वह स्वॉर्ड सच में काफी अच्छी है, वो भी बिना किसी दिखावट के। मुझे कभी नहीं लगा होता कि कैसर्डिक में मुझे तुम्हारे जैसे बंदे के साथ मुलाकात होगी। सच में मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। जिसे हमारा एमसी नोटिस करता है, सोचता है एक और मर्ड जिस पर फेनिर फैमिली का सिंबल है और एक स्पिरल रेफियर। हाँ भाई ये अलग तरह की सोड होती है जो कि इसके पास है। और सोचता है, ये कमीना यह तो एक नाइट है। हाँ भाई नाइट एक अलग तरीके के लोग होते हैं जिनके पास उनका खुद का ऑरा होता है, जिस से वे अटैक करते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। लेकिन हमारा एमसी एक गार्ड कैप्टन है जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो स्पॉइलर देना नहीं चाहता, आगे देख ही लेना। तो भाई बताया जाता है, नाइट्स एक ऐसा ग्रुप जो कि ऑरा को हैंडल करता है और डीमंस का सफाया करता है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर देते हैं और ह्यूमैनिटी की स्वॉर्ड भी कहलाते हैं। अगर यह कमीना फेनिर फैमिली से है तो यह वोल्ट फोर्ट्रेस जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है वहां से आया होना चाहिए। आखिरकार इस जैसा बंदा इतने दूर कैसर्डिक में क्यों आया होगा? अब यह मत कहना कि एम्पायर ने इसे यहाँ पर भेजा है, जहाँ पर वह अपनी स्वॉर्ड की ग्रिप को भी टाइट कर लेता है, जिससे वह नाइट भी नोटिस कर लेता है। नाइट भी बताता है, अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी इन स्वॉर्ड स्किल्स को देखते हुए आ गया था और बिना रियलाइज किए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। बाय द वे क्या तुम किसी ऑर्डर की कोई नाइट हो? तभी पीछे से कोई चलाते हुए आता है और कहता है, वैन क्या तुम यहाँ पर हो? आखिरकार एक ई-स्कॉट मुझे पीछे कैसे छोड़कर आ सकता है? इसका नाम है विवियन फुलपुट्स, जो कि इस कैसर्डिक के फोर्ट्रेस के लॉर्ड की इकलौती बेटी है, जो कि आते के साथ कहती है, ओ माई मुझे लगता है कि मैंने आपकी कन्वर्सेशन में आपको इंटरप्ट कर दिया, इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना। जहाँ पर वह भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं कैसर्डिक गार्ड यूनिट नंबर 4 का एक मेंबर हूँ एरॉन। कैसर्डिक की यंग लेडी मिस विवियन को मैं ग्रीट करता हूँ। वह भी हंसते हुए कहती है, नाइस टू मीट यू कैप्टन एरॉन। मैंने सुना था कि आप मेरी अंडरगारमेंट्स की वजह से पिछली बार काफी बड़ी परेशानी में फंस चुके थे, उसके लिए भी मुझे माफ करना। एरॉन भी कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और मन ही मन सोचता है, आखिरकार वह क्या कारण है जिस वजह से मिस लेडी विवियन को वोल्ट फोर्ट्रेस के एक नाइट द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है तो सर कैप्टन हम यहाँ से चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर वैन ने आपको काफी ज्यादा इंटरप्ट कर दिया है आपकी ट्रेनिंग में। और ऐसा कहकर वह वैन को वहां से ले जाने लगती है।
और कैप्टन एरोन हमारे फोर्ट्रेस की सिक्योरिटी के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग करते रही। वैन भी हमारे एमसी को देखते हुए कहता है, तो क्या यह एक गार्ड मेंबर है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्टाइल यह सच में थोड़ा अजीब है। मैं श्योर हूँ जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है उस तरीके से तो ये एक नाइट होना चाहिए। एरोन भी उन्हें शांति से जाता हुआ देख रहा होता है और सोचता भी है, वेल इस तरीके से मुझे थोड़ा गड़बड़ होने का अंदेशा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी यह मेरा काम नहीं है, मुझे अपने काम पर वापस जाना चाहिए। जहाँ पर हमारा एरोन काम पर तो वापस जाता है, लेकिन उसका कमांडर उसके ऊपर ही काफी जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से यहाँ पर आओ एरोन। वह भी सोच में पड़ जाता है, अब क्या हो गया। सच में इस मिडवेल वर्ल्ड में पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है। फिर हमें कैसरडेक इनर फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक गेट के सामने खड़ा होता है और अपने पिछली बार की बातों को याद करता है, जहाँ पर पिछली बार कमांडर उसके ऊपर काफी जोरों से चिल्लाया होता है। वह कहता है, तुम कमीने, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। अब मुझसे यह मत कहना कि तुम कभी भी किसी को भी पीटने से पहले ये नहीं सोचते कि तुम किसे पीट रहे हो। वे मर्सनरीज जिन्हें इनर फोर्ट्रेस द्वारा हायर किया गया था, तुमने उन सभी को चलती फिरती लाशों में बदल दिया। अब तुम्हारी बारी है और जाकर तुम्हें इस सारे मामले को सॉल्व करना होगा। जहाँ पर प्रेजेंट में वह सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता वे ऐसे बुलीज थे जिन्हें इनर फोर्ट्रेस द्वारा हायर किया गया था, और मुझे यकीन नहीं होता इस सब के अलावा इस सब की ये जो ऑफिशियल इंचार्ज है वह बंदी है। जहाँ पर एरोन जैसे ही घबराते हुए हाथों के साथ उस गेट को खटखटाता है, अंदर से किसी की काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। कहता है, जल्दी से अंदर आओ। वहाँ अंदर एक लड़की होती है जो कि काफी ज्यादा बड़बड़ा रही होती है। हमारा एरोन भी कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया? नोवा। तो वह ये नोवा होती है जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इस बार फिर से एरोन? आखिरकार किस तरीके का गार्ड कैप्टन इस तरीके की समस्याओं को खड़ा करता रहता है? अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जॉब तुम्हें सूट करती है तो इसे छोड़ दो और बाकी के लोगों के लिए इसे डिफिकल्ट बनाना बंद करो। ये होती है कैसेडी कासल की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नोवा। जैसा कि नोवा से एक्सपेक्ट ही किया था, इसके अंदर बड़बड़ाने की एक अलग ही स्पिरिट है, लेकिन इस बार मेरे पास एक प्लान है। उसी के यूनिट का एक मेंबर काले तो था, उसे ही सारे लोग हैंडसम कहते थे। उसने हमारे एमसी को सलाह दी होती है किसी भी लड़की का दिल जीतने की, और उसी सजेशन को हमारा एमसी अब नोवा पर ट्राई करने वाला है। जहाँ पर काले ने बताया था कि किसी भी लड़की का फेवरेट बनना ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल लानी है। एरोन ले भी आता है, लेकिन यह सॉफ्ट तो कैसे भी नहीं लग रही। अब इस अजीब हरकत को देखकर नोवा भी चौंक जाती है। जहाँ पर दूसरा जो सजेशन बताया होता है, जिसमें वह कहता है जहाँ पर उसे लड़की को एक स्वीट सा और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट देना है। जहाँ पर वह इस तरीके के चेहरे के साथ कॉम्प्लीमेंट देता है, नोवा आज तुम्हारे ये सिल्की बाल एक पके हुए संतरे की जैसे लग रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें टेस्ट करना चाहिए। काले ने भी इसे देखा होता तो वह भी कहता है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। नोवा तो अलग ही सदमे में जा चुकी होती है, मन में सोचती है क्या यह बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। नोवा भी शांत हो जाती है, वह भी कहती है, सच में तुम जैसे बंदे के साथ डील करना मेरे ही सिरदर्द को बढ़ा रहा है। जहाँ पर पीछे एरोन भी खुश हो जाता है, वह कहता है सक्सेसफुल हो गया मिशन। जहाँ पर नोवा बताती है, जिन मर्सनरीज को तुमने पीटा है उन लोगों को ओरिजिनली तौर पर वोल्ट फोर्ट्रेस में भेजा जाना था। एरोन भी कहता है, क्या अगर तुम उनको वहां पर भेज भी देती तो भी वहां पर कुछ बदलने वाला नहीं था, अब भी भेज दो, वही सेम सिचुएशन होने वाली है। इन बातों को सुनकर नोवा भी काफी गुस्सा हो जाते हुए कहती है, अपने मुंह को बंद रखो। ठीक है, अब चीजें कुछ इस तरीके से हो ही गई हैं, तो तुम्हें अब उनकी जगह पर उनका काम करना होगा। मैं इसका कंपनसेशन भी दूंगी, लेकिन अब ये जो राय था तुमने फैलाया है इसे तुम्हें ही समेटना होगा। एरोन भी कहता है, ठीक है मैं कर तो लूंगा, लेकिन आखिरकार असल में चल क्या रहा है और करना क्या है। जहाँ पर नोवा ने बताया होता है कि तुम्हें असल में कैरेज का एस्कॉर्ट करना है। जहाँ पर कैरेज को निकले हुए काफी लंबा टाइम बीत चुका होता है और उन्हें चलते चलते शाम भी हो चुकी होती है। जहाँ पर हमारा एरोन पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए मन में सोचता है, यहाँ पर सिर्फ एक कैरेज को एस्कॉर्ट करने के लिए काफी सारे ही लोग आ चुके हैं। नहीं, इससे भी ज्यादा यहाँ पर ज्यादातर जो एस्कॉर्ट्स हैं वो अलग ही मर्सनरीज हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बड़ी बैटल को लड़ने जा रही हूँ। आखिर मुझे इसके बारे में सही क्यों नहीं लग रहा, कुछ गलत होने वाला है ऐसा लग रहा है। हे, कैरेज में कौन बैठा हुआ है? और जब उसे ध्यान से देखता है तो वह कहता है, अरे तू तो वही पिछली बार वाला नेवला है ना जिसे मैंने पीटा था। डायलन भी गुस्सा हो जाता है, वह भी कहता है, क्या नेवला? तुमने मुझे नेवला कहा? असल मायनों में तो तुम ही एक मोस्टर हो, जितना तुम सोचते हो मैं उससे कब ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। एरोन भी कहता है, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं, लगता है तुम्हें थोड़ी कम मार पड़ी थी तभी इतनी जीप चल रही है। अब भाई इस बात को सुनकर वह भी उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वह भी कहता है, नहीं नहीं भाई, तुम कुछ भी कह सकते हो, मुझसे नेवला भी कहो, कुछ भी
कहो। तभी वहाँ का एक स्कॉट कहता है वैसे देखा जाए तो रात हो चुकी है, हमें अपनी पहले दिन की कैंपिंग कर लेनी चाहिए। दूसरा बंदा भी कहता है मैंने सुना है कि हम यहीं पास के एक छोटे से विलेज में रुकने वाले हैं आज। एरोन भी मन में सोचता है क्या एक छोटा विलेज, अगर वह एक छोटा विलेज है तो वो, हाँ भाई हमारा एमसी उस विलेज के बारे में शायद कुछ जानता है। ये होता है आउटर कैसरडिक नॉक्टेविले विलेज, जहाँ पर वे सभी लोग उस विलेज में पहुंच चुके होते हैं। एक बंदा कहता है हे क्या तुमने सुना यह पूरा विलेज ही एकदम खाली है, क्या सभी लोग यहाँ से भाग गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस बार कुछ अच्छी फसल नहीं हुई इस वजह से यहाँ से चले गए सभी लोग? तभी एक बंदा कहता है क्या यह किसी डीमन का काम हो सकता है या कुछ ऐसा ही? तभी दूसरा बंदा उसे चुप कराते हुए कहता है चुप रहो, ऐसी चीजों को मत कहो यहाँ पर। डायलन भी नोटिस करता है वहाँ पर एरोन नहीं होता। वह देखता है एरोन वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कहाँ पर जा रहे हो भाई, चलो साथ में चलते हैं, इतनी क्या जल्दी है? जहाँ पर हम उस कैरेज के अंदर देख पाते हैं उसके अंदर वही विवियन होती है, उसी लॉर्ड की बेटी। डायलन भी पीछे चलते हुए पूछता है भाई जैसे ही हम इस विलेज में आए तुम कहाँ जाने लगे हो? क्या इस विलेज में कुछ चल रहा है? आखिरकार इस विलेज के सारे लोग अचानक से कहाँ चले गए होंगे, क्या तुम्हें कोई आइडिया है भाई? जहाँ पर हमारा एमसी एक पुरानी मेमोरी को याद करता है, जहाँ पर उसने एक किताब को एक बच्चे को दिया होता है। वह बच्चा कहता है मास्टर नाइट क्या ये मेरे लिए है? थैंक यू मिस्टर नाइट, अगर आप कभी भी हमारे विलेज में आओ तो मुझसे मिलने आना। और शायद से यह विलेज इसी बच्चे का है। और भाई मैं बता दूं यह हान नहीं है, यह दूसरा बच्चा है। हान वह पहले निकल गया, वो अलग था। और इस टाइम पर हमारा एमसी इसी बच्चे को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर डायलन के पैर किसी चीज में पड़ते हैं, जिसे देखकर वह डायलन भी डर जाता है। वह कहता है ओह इतना सारा ब्लड, ये कहाँ से आया? एरोन भी उसे शांत करते हुए कहता है हे नेबले ऊपर मत देखना। लेकिन वह काम मानने वाला था, वह ऊपर देखता है जहाँ पर होते हैं काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखने वाले विलेजर्स, मतलब कि उन सभी को मारा गया होता है। वह सीन इतना दिल दहलाने वाला होता है कि वहाँ पर डायलन की भी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। एरोन भी इसी नज़ारे को देख रहा होता है, लेकिन तभी कोई उसके पीछे से कहता है गार्ड कैप्टन एरोन। एरोन भी पीछे मुड़कर देखता है कि कौन कह रहा है इस बात को। वहाँ पीछे विवियन होती है जो कि कहती है कैसरडिक फोर्ट्रेस के गार्ड कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एरोन भी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन आखिर आप लेडी विवियन आप यहाँ क्या कर रही हो? भाई मुझे तो इसी में कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, सभी लोगों को खाना बांटा जा रहा होता है। सभी लोग आराम से लाइन में लगकर खाना ले भी रहे होते हैं, लेकिन हाल ही में हमारे एमसी और डायलन ने एक ऐसा दृश्य देख लिया होता है जिस वजह से उनका खाना खाने का मन ही नहीं करता। वहीं पर खाना लेते हुए टाइम एक बंदा भी कहता है सच में ये पहली बार है जब मैंने इतना सारा मीट देखा है एक स्ट्यू में। अगर यहाँ का खाना अच्छा नहीं होता तो मैं तो भाग ही जाता यहाँ से। डायलन भी उन्हें देखते हुए कहता है सच में ये लोग तो एकदम पागल हैं, आखिरकार उन सारी चीजों को देखने के बाद वो ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं? मैं तो सोच रहा हूँ आखिरकार किस कमीने ने उनके साथ ऐसा किया होगा। तभी उनके पास एक बंदा आते हुए कहता है यह तो सिर्फ एक सैक्रिफाइस था, जो तुमने देखा वह एक रिचुअल के लिए था, जहाँ पर ह्यूमंस को डीमन के लिए ऑफर किया जाता है। वैसे देखने से ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने भी कुछ खाया नहीं है, क्या तुम वाइन का एक घूंट लेना चाहोगे? एमसी भी एक जेंटलमैन की तरह मना कर देता है और कहता है नहीं मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि यह मेरी सेंसेस को डल कर देता है। वह डायलन से पूछता है क्या तुम लेना चाहोगे? वह तो कहता है वैसे मैं भी नहीं पीता इतना। तो एमसी भी कहता है अगर तुमने उसे वापस नहीं रखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बेचारा वह भी डर के पीछे शांत हो जाता है, जहाँ पर वह बंदा कहता है मेरा नाम जॉन है, मैं इस कॉन्वॉय का एक कमांडर हूँ। वैसे आज से पहले मैंने तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखा, क्या तुम सच में कोई मर्सनरी हो? एरोन भी मना करता है और कहता है मैं वैसे मर्सनरी तो नहीं हूँ, बस अपना पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। जॉन भी कहता है वेल भरपेट खाना खाना और अच्छे से नींद लेना जब तुम्हें टाइम मिल जाए, क्योंकि हमारी जर्नी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसे थोड़ी टफ होने वाली है। उस तरफ देखो वे लोग उसे ईस्ट की फ्लावर कहते हैं, उसके सीधा सारा विवियन की तरफ होता है। डायलन भी कहता है हाँ मैंने भी देखा, वह सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। जॉन भी कहता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह स्कॉट मिशन कोई मामूली मिशन नहीं होने वाला, लेकिन मैंने यह भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर खुद लेडी विवियन और उसका नाइट उस कैरेज में खड़े होंगे। जहाँ पर एमसी भी पिछली बातों को याद करता है, जब अचानक से विवियन उनके पीछे आ गई होती है। हमारा एमसी उससे पूछता है लेडी विवियन आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वह भी कहती है मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा घूमने आई थी। पूरा टाइम कासल के अंदर है ना, सच में काफी ज्यादा सफोकेटिंग होता है, तो मेरे फादर के सजेशन पर मैं वोल्ड फोर्ट्रेस की तरफ जा रही हूँ। एरोन भी कहता है क्या आपके फादर, क्या आप लॉर्ड के बारे में बात कर रही हो? तभी वहाँ पर कोई आता है और वह कहता है इतना काफी है। यह है वैन होता है जो कि कहता है जिसके पास जितनी ज्यादा जानकारी होती है उसके पास उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जितना तुम्हारी पोजीशन के लिए जानने के लिए काफी है तुम्हें उतना ही जानना चाहिए, और इतना तुम जान भी चुके हो। गार्ड्स के कैप्टन एरोन।
एरोन भी मन में सोचता है क्या लॉर्ड लेडी को वोल्ट फोर्ट्रेस की तरफ भेज रहे हैं। सामने बैठा बंदा भी कहता है तुम सच में काफी अजीब तरीके से शांत बैठे हो, एक डीमन कहीं से भी अपेयर हो सकता है, क्या यह चीज तुम्हें डरा नहीं देती। एरोन भी कहता है वेल हमारी साइड पर एक नाइट है तो हमें क्या डरने की बात है, वैसे भी नाइट्स एम्पायर की इलाइट फोर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ डीमन से लड़ने के लिए ही ट्रेन किया जाता है, और वैसे भी जब तक मेरे पास ये स्वॉर्ड है मेरे पास हमेशा से ही चांस रहता है सर्वाइवल का, और हमेशा ही चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो मैं वहां से जिंदा बचकर निकल आता हूँ। तो हाँ मुझे शांत ही रहना चाहिए और सारी चीजें कुछ इसी तरीके की हैं। वह ओल्ड मैन भी कहता है अच्छा ऐसा है तो मैं भी तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। जहाँ पर सभी लोगों ने खाना फाना खा लिया होता है, सभी तो आराम से सो गए होते हैं, हमारा एरोन एक जगह पर आता है जहाँ पर रखी एक लाल किताब को वह उठाता है और उसे देखते हुए एक पास्ट की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर यही किताब इसने एक बच्चे को दी होती है और उस बच्चे से पूछता है क्या यह सच में मजेदार है। वह कहता है हाँ ऐसा ही है, और उस किताब को देखते हुए कहता है सच में काफी लंबा टाइम हो गया जब से हमने एक दूसरे को देखा है, हॉर्न तुम सच में काफी बड़े हो चुके होगे। हॉर्न उसी बच्चे का नाम है, और हम वहाँ पर एरोन के पीछे किसी को देख पाते हैं जो कि एरोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन एरोन को भी अपने सेंसेस से पता चल जाता है और वह काउंटर अटैक तुरंत कर देता है और अपने पीछे खड़े बंदे को देखकर वह भी शांत रह जाता है क्योंकि वह कोई मामूली बंदा नहीं होता, वह एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला ब्लेजर होता है जिसे काफी खतरनाक अटैक हिट हुआ होता है, लेकिन फिर भी वह हमारे एमसी की तरफ ही देखने लगता है और अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन एरोन भी अपने स्वॉर्ड के साथ उसे बीच में से काट देता है और उसका काम तमाम वही कर देता है। सोचता भी है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या एक ज़ॉम्बी आखिर ये अचानक कहाँ से आने लगे। तभी उसे बगल से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वही डायलन होता है जो कि चला रहा होता है तुम पागल कमीने मॉन्स्टर मुझसे दूर जाओ, और पागलों की तरह इधर उधर स्वॉर्ड स्लैश मार रहा होता है। लेकिन तभी हमारा एरोन वहां आकर उस ज़ॉम्बी को खत्म करके हमारे डायलन को बचाता है और काफी धांसू सी एंट्री मारता है। उसे देखने के साथ वह एक बच्चे की तरह हमारे एरोन के पाँव में गिर जाता है। वह कहता है भाई एरोन आखिर तुम कहाँ चले गए थे, प्लीज मुझे इस तरीके से पीछे मत छोड़ा करो। एरोन भी कहता है अरे अब शांत भी हो जाओ, मुझे ये बताओ आखिरकार सारे लोग कहाँ चले गए। यहाँ पर डायलन कहता है भाई हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, हर एक मर्सनरी पूरी तरीके से गहरी नींद में जा चुका है, कोई भी जगह ही नहीं रहा, मैंने काफी जगाने का ट्राई किया लेकिन कोई जगता ही नहीं। देखने से ऐसा लगता है कि उन पर किसी प्रकार का कोई स्लीपिंग स्पेल किया गया हो। एमसी भी सोचता है क्या मैजिक, अगर मैजिक किया होता तो मैं और ये नेबला कैसे बच जाता। और रुको, क्या उस स्ट्यू यानी कि उस खाने में कुछ ड्रग्स मिलाए गए थे। अब जो ड्रग्स मिलाए गए हैं वो कोई पॉइजन नहीं है, वो सिर्फ सुलाने की दवा है। तो इसका मतलब जिसने भी यह किया है उसका गोल किसी को जिंदा पकड़ना है, और वह यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन हो सकती है, लेडी विवियन। तभी हमारा डायलन किसी चीज को देखते हुए कहता है भाई भाई वहाँ सामने देखो, मुझे लगता है हम पूरी तरीके से गए ही काम से। जहाँ पर उनके सामने होती है काफी तगड़ी ज़ॉम्बीज की सेना। एमसी भी कहता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है, और देखने से ऐसा लगता है कि इससे पहले कि असली गेम स्टार्ट हो मुझे इन धीरे धीरे चलने वाले ज़ॉम्बीज से ही अपना वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एमसी को भी पता है ये ज़ॉम्बीज तो अभी शुरुआत है, असली मॉन्स्टर तो आने वाला है। जहाँ पर वह भी एक डीमन की तरह आ जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर और बिना किसी रहम के उन सारी ज़ॉम्बीज को काटने लगता है, खचाखच। किसी को भी नहीं बख्शा जाता, सारे ज़ॉम्बीज का काम तमाम किया जा रहा होता है, वो भी बिना किसी पावर्स के, सिर्फ प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ और एक मामूली सी स्वॉर्ड के साथ। एमसी भी कहता है ये चीजें तुम्हें जगा देंगी, क्या नहीं जगा पाएंगी। और हमारा एमसी काफी खतरनाक तरीके से उन ज़ॉम्बीज के ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ पर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पर बरसात होने लगी होती है, उसने सारी ज़ॉम्बीज का काम तमाम कर भी दिया होता है और उन सभी को खत्म करने के बाद वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है क्या एक और बचा हुआ है, लेकिन जब वह उस आखिरी बचे ज़ॉम्बी को देखता है तो उसकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि यह होता है उसकी मेमोरीज वाला वही हॉर्न। उसके अंदर ही अंदर एक अलग सा ही दर्द आने लगता है। वह कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट ही किया था, तुम सच में बड़े हो चुके हो। हॉर्न अब ज़ॉम्बी बन चुका है तो ये भी क्या करे। एरोन अपने बारे में बताता है 2 साल पहले जब मैं अपने पीछे करने वालों से बचता हुआ एक विलेज में आया, वहाँ पर उसे एक बच्चा मिला होता है जिसका नाम होता है हॉर्न। वह कहता है मिस्टर नाइट। एमसी भी खुश होते हुए कहता है हे बच्चे मिस्टर नाइट तुम कैसे कह रहे हो। हॉर्न भी कहता है क्यों, मैंने इसे इस बुक में देखा, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल होते हैं। बेसिकली ये हॉर्न जो कि इसी विलेज के एक फार्मर का बेटा होता है, इसे किताब पढ़ना काफी ज्यादा पसंद होता है और कहता है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल पर्सन होते हैं जिन्हें मैंने आज से पहले कभी देखा हो। एरोन भी कहता है तो वैसे तुम्हें नॉनसेंस बातें करना काफी ज्यादा पसंद है बच्चे, और उसके सिर को सहलाने लगता है और
उसकी यह मेमोरी सच में काफी ज्यादा खुशनुमा होती है। लेकिन आज किस्मत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से सहलाया, अपने हाथों से जिसके हाथ में किताबें दी, उसी के सामने एक हथियार लेकर खड़ा होना पड़ा। इस फीलिंग को सिर्फ दिल्ली पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुआ कोई ऐसा ऑफिसर फील कर सकता है जिसने सीजेपी प्रोटेस्ट में बच्चों पर लाठी चलाई हो और ईमानदारी से अपना काम करने वाला हो। सच में ये सीन उसके लिए भी काफी ज्यादा भयावह होता है। एमसी बताता है, मैं जो कि कैसेटिक फोर्ट्रेस में सेटल हो चुका था, सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आया। जहाँ पर एक बार हमारे एमसी ने उस बच्चे से कहा था कि एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पर काफी सारे लाइब्रेरियन होते हैं, वे हमेशा ही किताबों के समंदर में बहते रहते हैं। उनके आसपास काफी सारी किताबें होती हैं, उन्हें खुली छूट होती है किसी भी किताब को पढ़ने की। जिस बात को सुनकर वह बच्चा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है, क्या सच में? एरोन भी बताता है, हाँ, क्योंकि उनका काम ही होता है सारी बुक्स को मैनेज करना, उन्हें आसानी से रखना, उन्हें संभालना। वह बच्चा भी कहता है, मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं भी एक लाइब्रेरियन बनना चाहता हूँ। जहाँ पर एरोन ने भी उसे कहा था कि हाँ, तुम्हारे जैसे एक किताबी कीड़े के लिए यह जॉब एकदम फिट रहेगी। और उसने वह अटैक कर भी दिया होता है रियलिटी में, लेकिन वह अटैक उसके सामने किया होता है, ना कि उसके ऊपर, मतलब कि उस पर सीधा डायरेक्टली हिट नहीं किया होता। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि यह सब क्या चल रहा है। जहाँ पर एक और मेमोरी में वह बच्चा आया होता है, उसका गाल भी सूज रखा होता है। एरोन उससे पूछता है, हे लड़के, क्या हुआ? हॉर्न ने बताया था कि मैंने अपने पिता से एक लाइब्रेरियन बनने के बारे में कहा, इस वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा पीटा है। हाँ, हालांकि उन्होंने कहा था एक किसान का बेटा किसान ही बन सकता है। यह सच नहीं है ना? यह नहीं है सच। जहाँ पर अगले ही पल हमारे एमसी ने अपने स्वॉर्ड को दूर फेंक कर उस लड़के को गले लगा लिया होता है और कहता है, मैं एक नाइट नहीं हूँ, मैं सिर्फ। उसके मुंह से भी आगे कोई शब्द नहीं निकलता और वह बेचारा लड़का भी अपने हाथों को नीचे कर लेता है, मानो कि उसमें अभी भी थोड़ी ह्यूमन की सेंसेस बची हुई हूँ। जहाँ पर एरोन कहता है, मैं सिर्फ एक फोर्ट्रेस गार्ड कैप्टन हूँ। सच में भाई सीन काफी खतरनाक है। जहाँ पर बरसात बढ़ती जा रही होती है, वहाँ पर हमारे एमसी के पीछे से और भी काफी सारी ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। तभी डायलन चिल्लाता है, ब्रोदर, मैंने अपनी चाकू छुरी सब चीज का इस्तेमाल किया और इन सभी लोगों को जगा लिया है। चलो साथियों, सभी ज़ॉम्बीज को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दें, सभी को मार देते हैं। जहाँ पर एरोन उसकी आंखों को बंद करता है और कहता है, मैं आशा करूंगा मरने के बाद तुम्हारे साथ और भी ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन तभी एक बिल्डिंग में काफी जोर का ब्लास्ट होता है। एक बंदा कहता है, क्या हुआ वहाँ पर? उस बिल्डिंग में तो यंग लेडी रुकी हुई है। जहाँ पर इस टाइम पर हमारा एमसी भी तैयार हो चुका होता है और कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जहाँ पर यंग लेडी यानी कि विवियन के रूम का सीन दिखाया जाता है, उसकी जितनी सर्वेंट्स होती हैं वे मर चुकी होती हैं। जहाँ पर उस नाइट की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वह भी कहता है, काफी सारी र्यूमर्स चल रहे थे कि वहाँ फोर्ट्रेस में कोई हमारी यंग लेडी को टारगेट कर रहा है, तो इसी वजह से हम छुपते छुपाते वर्ल्ड फोर्ट्रेस की तरफ इन्हें ले जा रहे थे। तो वे जितने भी र्यूमर्स थे वो एकदम सच थे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इसी तरीके से किसी को टारगेट करेगा। हालांकि अपनी यंग लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उठाना एक नाइट के लिए काफी बड़ी हैप्पीनेस और रोमांस है। चाहे अपोनेंट में एक काफी खतरनाक डीमन ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही हम सामने देख पाते हैं एक काफी खतरनाक से डीमन को जिसने ये सारा काम किया होता है। और वैन कहता है, इसी वजह से तुम पीछे हट जाओ गंदे कमीने कीड़े। वह डीमन भी कहता है, तो क्या नाइट इसी तरीके से भौंकते रहते हैं क्या? चाहे तुम इस तरीके की नॉनसेंस करते हुए टाइम बाय करने की कोशिश भी करो, फिर भी तुम्हारा ये घाव जल्दी से हील नहीं होगा। यह एक ऐसा डैगर था जिसके ऊपर काफी खतरनाक सा पॉइजन लगा हुआ था। तो क्या सोचते हो तुम इस बारे में? और वैसे भी तुमने इसके अलावा वह स्ट्यू तो खाया ही होगा और उस पॉइजन का शुक्रिया, उसकी वजह से तुम्हारा माइंड भी धीरे धीरे धुंधला होने लगेगा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास कोई चांस भी है? वैन भी कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी ये एक्शन सच में काफी ज्यादा ही भद्दे हैं तुम्हारी इस बेकार की अपीयरेंस की वजह से। जिस बात को सुनकर वह डीमन में गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, तूने क्या कहा कमीने? अपने शब्दों को ध्यान से चुना करो। और ऐसा कहकर हमारे वैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और करता है काफी खतरनाक सा अटैक, जिसे वैन पीछे हटकर डॉज करता है। जहां वैन सोचता है मेरी पावर पहले से आधी रह चुकी है और मेरा ऑरा भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। हालांकि इस बंदे के सिर्फ आधे शरीर पर एक डीमन ने काबू किया है, तो जल्दी से जल्दी मुझे उस एरिया पर अटैक करना होगा जहां पर डीमन ने अभी कब्जा नहीं किया है। वह ऐसा करने का ट्राई भी करता है। जैसे ही वह अटैक करता है तो वह एक ओपनिंग देखकर उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सीधा अपनी उसी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है। वह सोचता भी है यहाँ पर अभी भी मेरे जीतने का एक चांस है, लेकिन अगले ही पल वह नाइट बैन को उसकी गली से पकड़ लेता है और वह डीमन कहता है,
क्या तुम्हें लगता है मेरी बॉडी का वह पार्ट जो कि अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है उस पर स्टेप करके तुम जीत जाओगे? और क्या तुम्हें लगा कि एक मामूली से नाइट के हाथों में मारा जाऊंगा? मैं तुम्हें मार दूंगा। जहां पर उस नाइट की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी वे किसी को नोटिस करता है। जहां पर एरॉन पहुंच चुका होता है, वे भी कहता है हॉर्न मैं तुम्हारा बदला लेने आ चुका हूँ, और करता है उस डीमन के सिर के ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक। बेसिकली हमारे एमसी ने वह अटैक उसके भेजे पर किया होता है, लेकिन इतना खतरनाक अटैक झेलने के बाद भी उस डीमन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हुआ कहता है आखिरकार कौन है तू कमीने, और उल्टा ही हमारे एमसी के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस अटैक से डायरेक्ट हिट होने के बाद वह भी दूर जाकर गिरता है। वह डीमन भी काफी जोर से चिल्लाने लगता है। हम देख पाते हैं वह अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से उसका ऊपर का माला पूरी तरीके से खाली हो चुका होता है। वह फिर से रिजनरेट करने लगता है। उसका भी सर चकरा गया होता है। वह कहता है डैम इट, ये क्या था? मुझे इतना डैमेज सिर्फ एक कमीने ने दे दिया जिसके पास नाइट वाली पावर्स भी नहीं है। सच में मुझे उसकी वजह से अपना प्रीसियस ब्लड वेस्ट करना पड़ेगा, इससे पहले कि हमारा वह ब्लड जो कि हमने सैक्रिफाइस के तौर पर ऑफर किया है वह खत्म हो। मुझे जल्दी से जल्दी इस वुमेन को हैंड ओवर करना होगा। जहाँ पर हमारा एरॉन खड़ा होते हुए कहता है हॉर्न जो कि एक जॉम्बी में बदल गया, यह रिवेंज उसके लिए है। और ऐसा कहते हुए अपनी उसी मामूली से स्वॉर्ड के साथ उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर उन दोनों के बीच में होता है काफी खतरनाक सा स्वॉर्ड क्लैश। इस बार भी उस डीमन ने काफी खतरनाक सा अटैक हिट किया होता है हमारे एमसी के, लेकिन साथ ही साथ हमारे एरॉन ने भी काफी खतरनाक सा अटैक उस डीमन के ऊपर भी लैंड कर दिया होता है, और कहता है जल्दी से हील करो, जब जब तुम रिकवर होगे मैं तुम्हें फिर से काट डालूंगा। वह भी चिल्लाने लगता है, कहता है तुम कीड़े जैसे कमीने, तुमने ऐसा किया? सच में यह बुरा है। इस डीमन ने शुरुआत से ही मेरा ब्लड सक करना शुरू कर दिया है सिर्फ मुझे हील करने के लिए। इस तरीके से यह डीमन मुझे पूरी तरीके से कंज्यूम कर जाएगा। एरॉन भी कहता है अरे क्या चल रहा है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी एक या दो हिट और ले सकते हो, लेकिन तुम तो एक कमजोर कीड़े निकले। जिस बात को सुनकर उसे भी और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और एरॉन कहता है हॉर्न के रिवेंज के लिए ये लो मेरी अगली स्ट्राइक। वह डीमन भी चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने, आखिर वह हॉर्न है कौन जिसके लिए तुम इतने आगे जा रहे हो? और वह बंदा मन में सोचता है यह बंदा तो कोई नाइट भी नहीं है, फिर भी इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? लेकिन तभी हमारा एमसी किसी को सेंस करता है और सीधा अपने उस अटैक को उस डीमन की तरफ से हटाकर उस बंदे की तरफ करता है। और यह वही बंदा होता है जो कि कुछ टाइम पहले आया था हमारे एमसी के पास और अपने आप को कैनवॉय का कमांडर बता रहा था। और वह कहता है वेल तुम बड़े ही नहीं हो बल्कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत स्किल्स भी हैं। एरॉन भी कहता है मैं भी सोच ही रहा था तुम आखिर कब निकल कर आओगे। वह भी कहता है तुम्हें पता था मैं इस डीमन के साथ हूँ, तुम तो सच में काफी ज्यादा शार्प हो, दिखने में तो एकदम भालू जैसे, लेकिन अंदर से तुम एक चालाक लोमड़ी की तरह हो। एरॉन भी कहता है इतने सारे ब्लेजर्स का सेक्रीफाइस दिया गया और तुम भी एकदम सटीक टाइम पर सामने आए, तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहा तुम पर सस्पेक्ट करने के बजाय। जहाँ पर उनके बीच में ऐसी लड़ाई चल रही होती है, वह बंदा अपने उसे डीमन वाले हाथ को लेकर अलग आ चुका होता है और शायद अपने उस हाथ वाले डीमन से रिकवर करने के लिए कहता है, लेकिन उसके हाथ वाला डीमन कहता है यह पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले वह डीमन उसके पूरे शरीर को कंज्यूम करने लगता है और कहता है अब मुझे तुम्हारी बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उसके पूरी बॉडी पर कब्जा करने लगता है। वह भी रोकने के लिए कहता है रुक जाओ मैं अभी तुम्हारे लिए ब्लड ऑफर करूंगा तो रुक जाओ। लेकिन डीमन भी कहाँ रुकने वाला था, वह भी कहता है मैंने अभी एक और काफी ज्यादा डिलीशियस बॉडी को ढूंढा है। जहाँ पर हम हमारे एमसी की सीन देखते हैं, उसकी स्वॉर्ड भी एक ही अटैक के साथ टूट चुकी होती है। एरॉन भी कहता है ये कैसी बेकार की कचरा स्वॉर्ड निकली, क्या ये स्वॉर्ड उस डीमन के साथ फाइट करने के दौरान खराब हो गई थी? और सामने वाला वह बंदा भी सोचता है चलो अब इसका अंत हुआ तो मरो तुम कमीने। लेकिन स्वॉर्ड नहीं तो हमारा एमसी अपने पंच के साथ अटैक करता है और उसने अपने पंच अटैक में उसी स्वॉर्ड के पीछे के हैंडल से वार किया होता है उसके सिर पर। जिस एक अटैक के साथ उस बंदे का भी काम तमाम, मतलब कि भाई हमारे एमसी को चाहे कोई टूटी स्वॉर्ड ही क्यों ना दे दे, उससे भी किसी भी खतरनाक बंदे को काम तमाम कर ही सकता है। लेकिन अब उसके सामने होता है एक रियल डीमन, जिसे देखकर एरॉन भी कहता है तो अंत में तुम्हें पूरी तरीके से एक डीमन द्वारा डिवोर कर ही लिया गया। जहाँ पर वह बंदा पूरी तरीके से एक काफी खतरनाक से डीमन में चेंज हो चुका होता है और वह डीमन भी हंसते हुए कहता है तुम दयनीय क्रिएचर मुझे आंसर दो, यह ग्रेट बीइंग तुम्हें अपने लिए लेना चाहता है तो तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारे पास अब स्वॉर्ड को स्विंग करने की भी स्ट्रेंथ नहीं बची है और तुम तो कोई नाइट भी नहीं हो, तो मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो? जहाँ पर एमसी नंगे हाथों के साथ अगले ही पल उस डीमन की तरफ गुस्से के साथ बढ़ जाता है और सीधा जाकर अपने नंगे हाथों से अटैक करने लगता है। सोचता है यह बड़ी सी बेकार की आंख। अब उसके पास कोई वेपन तो होता नहीं, लेकिन उसके पास बचे होता है एकमात्र वेपन
उसके दांत जहाँ पर एक बीस्ट की तरह है, उन्हीं दांतों का यूज करते हुए वह उस आंख को चीरने लगता है और शायद से वह उस डीमन का वीक पॉइंट भी होगा, जिस वजह से वह डीमन काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और फिर भी कहता है इम्प्रेसिव। तभी अचानक एरोन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। एक बंदा कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? मोटा बंदा कहता है, रे मेरे रुपए वापस दो, मुझे पता है तुमने पासों के साथ कुछ गड़बड़ी की थी, गैम्बलिंग में ऐसा नहीं चलता। दूसरा पतला सा बंदा भी कहता है, अरे अपने कॉमरेड पर विश्वास तो करो, चलो मुझे नीचे रखो, मैं बात करते हैं अपन बैठकर आराम से। लेकिन वह टकला बंदा नहीं मानता, वह कहता है नहीं, मुझे मेरे पैसा वापस चाहिए, अभी दो। इस सीन को देखकर एमसी चौंक जाता है, कहता है क्या? ग्लैडिएटर गोल गाय और गैम्बलर वाई और वो मिज एवेरी, और वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि कहती है, अरे वाई गोल गाय के रुपयों को वापस दे दो। एमसी भी सोचता है ये तो मेरे कॉमरेड्स हैं जब मैं मर्सनरी था। वाई भी मना करता है, वह कहता है मैं रुपयों को वापस कैसे दे सकता हूँ जिन्हें मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। जहाँ पर गोल गाय उसके ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक कर देता है, जिससे वह भी दूर जाता है उड़ता हुआ। तभी हमारे एमसी के कंधे पर कोई हाथ रखता है, यह उसका कमांडर होता है। वह कहता है तुम अब तक नहीं भूले हो है ना? जहाँ पर हम देखते हैं वह काफी ज्यादा जख्मी भी होता है और वह कहता है तुम्हें सर्वाइव करना होगा, चाहे तुम्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और वह डीमन भी कहता है तुम सच में काफी ज्यादा डिलीशियस हो। तभी अचानक एरोन की आंखें खुलती हैं, जहाँ पर वह एकदम सही सलामत होता है। वैन वहीं पर होता है। वह कहता है तो तुम जग आए कैप्टन एरोन, क्या तुम्हारी सेंसेस वापस लौट आई? एरोन भी कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? जहाँ पर वैन भी कहता है यह तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस और कमजोर और भी काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, मुझे लगा था कि तुम मारे जाओगे। जिस बात को देख कर तो हमारे एमसी चौंका हुआ होता है। वह भी सोचता है मेरी पूरी बॉडी एकदम फाइन है, एकदम सही है। वैन भी बताता है जब मैं जगा था तो मैंने तुम्हें अनकॉन्शियस पड़ा हुआ पाया, हालांकि वह डीमन वह तुम्हारे सामने ही मरा पड़ा था। जहाँ पर हम उस बंदे के हाथ को देख पाते हैं जिसके ऊपर डीमन नहीं होता, और पूछता भी है क्या यह तुमने ही किया है? एरोन भी कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे भी सही तरीके से नहीं पता कि क्या हुआ था, और वैसे भी ये मारा जा चुका है तो यह तरीका मैटर नहीं करता कि वह कैसे मारा गया। बाय द वे आखिर उस रेकलेस यंग लेडी का डीमन से क्या लेना देना? और देखने से भी ऐसा लगता है कि उसे भी पता नहीं था कि उसकी जिंदगी लाइन पर लगी हुई थी। वह तो एकदम आराम से सो रही है। वैन भी हंसते हुए कह देता है इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। एरोन भी हंसते हुए कहता है हाँ 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 अच्छा ऐसा है, ठीक है। वैन भी कहता है एनीवे वैसे हम इस मामले में तुम्हारे सच में काफी बड़े रेडी हो चुके हैं। चलो मैं फॉर्मली आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ वैन जो कि वोल्ट फोर्ट्रेस से आया हुआ एक नाइट है। तुम्हारा शुक्रिया गार्ड कैप्टन एरोन। एरोन भी एकदम शांत होता है, कहता है ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जितने भी विलेजर्स ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और खत्म हो चुके होते हैं उनको सही तरीकों से जलाया जा रहा होता है। एरोन मन में सोचता है तो उन्होंने एक डीमन को समन करने के लिए पूरे विलेज को सेक्रीफाइस कर दिया, और ये सब सिर्फ इसलिए वे कैसिडर्स लेडी की लाइफ लेना चाहते थे। इससे भी मुझे थोड़ी अजीब सी बू आ रही है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। एक बार जब सभी विलेजर्स का दाह संस्कार सही तरीके से हो गया तो सारे ही लोग वापस कैसर्डिक की फोर्ट्रेस की तरफ चल पड़े, और वैन भी इस बात के लिए राजी हो गया कि जिसने डीमन को मारा था वह बैन ही है। सभी लोगों को यही बताया जाएगा, क्योंकि आखिरकार इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस मामले को सिर्फ हम दोनों ने ही देखा था, और वैसे भी यह हमारे लिए और भी ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि मैं डीमन के कांटेक्ट में आया था तो यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी, और चर्च से भी लोग आएंगे मेरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एनीवे इस बार मैं सरवाइव कर चुका हूँ, और वैसे भी मुझे जाकर वापस कंपनसेशन मिलने वाली है, तो यह मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। जहाँ पर उसके पास वही डायलन होता है। वह भी कहता है भाई तुम इतने तेजी से क्यों चलते हो, धीरे धीरे चला करो। एरोन भी बताता है कि मुझे तो लगा था कि यह पहले ही मर चुका है, लेकिन यह उन ज़ॉम्बीज़ के नीचे दबकर अपने आप को बचा लिया जाए किस्ते से। सच में जितना मैंने सोचा था यह उससे काफी अजीब बंदा है, और हमारे एमसी के हाथों को दबाने का ट्राई कर रहा होता है, उसके काफी ज्यादा चेप होने का ट्राई कर रहा होता है। एमसी भी इरिटेट होते हुए उसे दूर झटका देता है और सोचता है एनीवे यह इस मर्सनरी सब्जुकेशन मिशन का एंड होना चाहिए। जहाँ पर हमारा एमसी वापस अपनी फोर्ट्रेस में आ चुका होता है, अपने रूम पर आ चुका होता है। वह किसी चीज को अपनी बॉडी पर देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। वह कहता है क्या आखिर यह चीज क्या है? व्हाट द मतलब कि भाई हमारे एरोन के शरीर पर उसी डीमन की एक छोटी सी आंख आ चुकी होती है, और वह भी कहता है हे तुम कैसे हो? जिस चीज को बात करता हुआ देख कर तो वह भी काफी जोरों से चिल्लाता है, और तुरंत अपने चाकू को निकाल लेता है और जल्दी से अपने डैगर के साथ उसी जगह पर अटैक भी कर लेता है। लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वह भी कहता है कितना रिफ्रेशिंग है, क्या तुम थोड़ा और आगे बढ़ने नहीं वाले? एरोन भी चिल्लाते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ, और काफी जोरों से चिल्ला रहा होता है। उसके ऐसे चिल्लाने की आवाजों को नीचे से हीना भी सुन रही होती है। वह भी सोचती है क्या चल रहा है ऊपर। एरोन भी काफी ट्राई करता है उस डीमन को हटाने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वह भी लेट जाता है बेड पर और कहता है आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम वही डीमन हो जो कि पिछली बार मुझे दिखे थे? वह भी कहता है हाँ तुम जैसे
पागल लोग मुझे इसी तरीके से बुलाते हैं। एरोन भी मन में सोचता है क्या जब मैंने उस डीमन को वाइट किया था तब ये मेरे अंदर आ चुका था और शायद से यही वे कारण होगा जिस वजह से मेरे उस टाइम की मेमोरीज चली गई थी। वह भी कहता है चिंता मत करो और इसे गलत तरीके से मत लो, यह तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ बल्कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा किया, वो भी अपनी इच्छा से। एरोन भी कहता है तो किसी और पर्सन की बॉडी पर जाकर अपनी मरवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे आसपास की जितनी भी मेरा फ्लैश है उसको उतार दूंगा। वह भी कहता है मैंने कहा तो है यह तुम्हारी इच्छा से नहीं हो सकता, वैसे भी मुझे किसी और होस्ट को ढूंढने में और उस पर जाने में काफी टाइम लग जाएगा। एरोन पूछता है कितना टाइम लगेगा बताओ तो सही। वह भी बताता है लगभग 100 साल। हमारा एरोन इतना सुनता ही है कि एक बार फिर से उसके ऊपर अपने टैगर से अटैक करने लगता है। वह भी कहता है अरे चिंता मत करो, वैसे भी अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो यह इतना बुरा भी नहीं है, लगता है मुझे अपनी पावर्स को तुम्हें दिखाना ही होगा, दिखाना होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जहाँ पर वह अपनी पावर्स का यूज करता है और हम देख पाते हैं हमारे एमसी के हाथ में आने लगता है ऑरा, मतलब कि भाई हमारे एमसी के पास आने वाली है नाइट की पावर्स, जिसे देख कर तो एरोन भी चौंक जाता है। वह कहता है यह तो ऑरा है, सच में आखिर कैसे एक डीमन नाइट की पावर्स को पोजेस कर सकता है। लेकिन अगले ही पल हम देख पाते हैं वे पावर्स भी चली जाती हैं, मतलब ऑरा चला जाता है वहां से। वह डीमन भी कहता है क्या तुमने देखा मैं कितना काम का हूँ, लेकिन हम उस डीमन को देख पाते हैं जो कि काफी जोर जोर से हाँफनियां भर रहा होता है और धीरे धीरे करके उसकी भी आंख बंद होने लगती है, मतलब कि इतनी सी ऑरा यूज करने में उसका इतना बुरा हाल हो गया और वह डीमन वहीं सो जाता है। एमसी चौंक जाता है, एमसी मन में सोचता है सच में ये तो एकदम कमजोर सा बंदा है। तभी उसे दरवाजे के बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हेना की होती है। वह उस आवाज को देखकर डर जाता है। वह कहता है क्या हेना। वह मन में सोचता है अगर उसने इसे देख लिया तो मैं सच में काफी बड़ी झंझट में फंस जाऊंगा। जहाँ पर हेना नीचे से चला रही होती है वह कहती है एरोन जल्दी से नीचे आओ, एक काम है, कैथोलिक कैथोलिक मोनेट्री से कोई तुमसे मिलने आया है। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर भी यही एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर और हाइप भी जरूर से कर देना ताकि काफी अच्छा सपोर्ट मिले, मेरा भी मन करे रोज नई नई वीडियोस लाने का। हाँ तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेना की बात को सुनकर उसे बगल में हटाते हुए कहता है अच्छा वह सेकंड फ्लोर पर है तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। और ऊपर आते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने कॉमनर, तुम्हें नॉवेल्स की सारी बातों को अच्छे से मानना चाहिए और तुरंत अपना काम पूरा करना चाहिए। सर बहन तुम्हें बुला रहे हैं तो जल्दी निकल के आओ। और भाई वह इतना कहता ही है कि हमारे एमसी की तरफ से पड़ता है एक काफी अच्छा सा पंच उसके मुंह पर और कहता है हे तुम्हारे पास सच में काफी भद्दा सा चेहरा है जैनसी, मेरा मतलब है हाल्फी, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ तो यहीं पर ऐसे ही पड़े रहो। और वह भी कहता है तू पागल कमीना। जहाँ पर कुछ टाइम बाद एरोन भी आ चुका होता है। हेना भी उसे जाता हुआ देख कर कहती है ओ एरोन तुम बाहर जा रहे हो, मैंने हाल ही में एक मसाज टेक्निक सीखी है जो कि तुम्हें सच में काफी अच्छा महसूस कराएगी। अगर तुम मुझे 500 कॉपर कॉइन दोगे तो मैं तुम्हारे लिए भी ये करूंगी। और भाई हमारा एमसी भी मना कर देता है, कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिना भी कहती है अगर 50 नहीं दे पाओगी तो 40 दे देना, पर वह उसकी सुनता नहीं और वे दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। और हमारा एमसी भी मन में सोचता है एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, लेकिन क्या सिर्फ बेन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या मुझे उस डीमन को हराने के लिए कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। जहाँ पर पिछले टाइम पर जब हमारे एमसी ने उस डीमन को हरा दिया होता है तो वैन भी कहता है कैप्टन एरोन क्या आप ठीक हो, मतलब कि डीमन को हराना सच में काफी बड़ा टाइटल है और आप इस टाइटल को ऐसे ही जाने दे रहे हो और मना कर रहे हो किसी को बताने से। एरोन भी हाँ करता है और कहता है हाँ मैं चीजों को इतना ज्यादा नॉइजी नहीं बनाना चाहता, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुमको जो रिवॉर्ड मिले उससे मुझे आधा दे देना। वैन भी कहता है हाँ अगर मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगा। फिर हमें ऑरा के बारे में बताया जाता है यह एक ऐसी एबिलिटी है जो कि बुराई को खत्म करती है और अच्छाई की वजह दिलाती है। एक मिरेकल एबिलिटी जो कि सिर्फ नाइट्स को दी जाती है, सिर्फ वो जो उन्हें चुना जाता है और एम्पायर के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है वे जाकर नाइट्स बनते हैं। हालांकि इन नाइट्स की ट्रेनिंग का जो मेथड है वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। एमसी सोचता है बस इतना ही पता है। हालांकि यहाँ पर कई ऐसी भी बातें चलती हैं कि डीमन पावर्स भी ऑरा के सिमिलर होती हैं। फिर एरोन उस बंदे से पूछता है हे हाल्फी आखिर हमें कितना आगे और जाना पड़ेगा। वह बंदा भी बताता है कॉमनर हम पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन मुझे ये बताओ हाल्फी का क्या मतलब है, मेरा नाम तो नहीं है हाल्फी। एरोन भी कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, इसका मतलब है आधे नोवेल का भी आधा, और ये तुम्हारे लिए नाजायज नोवेल की नाजायज औलाद के लिए है। सच में कितना अच्छा नाम है ना। और मनी मन वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वह कहता है एक ना एक दिन मैं इस कमीने को जरूर से खत्म कर दूंगा। फाइनली वे लोग उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर हमारा एमसी अपने सामने के सीन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वह सामने देखता है सोलर चर्च हॉल को। लेकिन तभी ये उसे याद आता है लेकिन मेरे पास तो डीमन है, क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा। जहाँ पर अंदर वैन होता है वह कहता है कैप्टन एरोन तो फाइनली आप आ गए, मैं आपका काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था।
मुझे आप थोड़े अजीब से महसूस हो रहे हो, क्या यहाँ अचानक बुलाए जाने से आपको कोई दिक्कत हो गई? वह भी मन में सोचता है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं यहाँ पर मेरे ऊपर एक्सॉर्सिज्म नहीं कर दिया जाए, मतलब कि भूतों को भगाने वाला जादू। जहाँ पर वह डीमन भी कह रहा होता है, आखिरकार किस जगह पर ले आए तू मुझे, यहाँ पर मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो रहा है। जहाँ पर बेन बताता है एरॉन इन्हें ग्रीट करे, ये है हमारे चर्च के प्रीस्ट हैं जिनका नाम है बेलेन। जहाँ पर प्रीस्ट भी कहता है नाइस टू मीट यू ब्रदर एरॉन, और मिली हमारे इंक्विजिटर जोइनाउन से। जिसे देखकर एमसी सोचता है इन दोनों को ही डीप फेथ के लिए जाना जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी और वह इंक्विजिटर दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, और अगले ही पल वह इंक्विजिटर सीधा हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है अटैक के लिए। एमसी चौंक जाता है, वह कहता है क्या ये है, ऐसा नहीं है क्या, इसने नोटिस कर लिया? अगले ही पल वह इंक्विजिटर सीधा हमारे एमसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अटैक कर देता है। अटैक तो क्या करता है, अपने पंच को लाकर एमसी के मत्थे के सामने रोक देता है, जिसे देखकर वह प्रीस्ट भी कहता है अरे इंक्विजिटर ने अपनी ब्लेसिंग वाला हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया है, मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा जेलस हो रहा हूँ ब्रदर एरॉन। जहाँ पर वह इंक्विजिटर भी एकदम शांत रहता है, जिसे देखकर एमसी भी सोचता है क्या ये कोई रिलीजियस रिचुअल था, आखिर मैं किसी चीज को देखकर कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये कैसी चीज है। जहाँ पर वह हमारे एमसी के शरीर पर चिपका हुआ डीमन उसके अंदर से कहता है आखिरकार भगवान की पूजा करने वाले एक बंदे ने अपने गंदे हाथ मुझसे कैसे लगाए। फिर वे सारे लोग टेबल की चारों तरफ बैठ जाते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट कहता है मैंने सर बेन से सुना कि आपने डीमन को हराने के बाद उनसे क्रेडिट लेने से भी मना कर दिया। जहाँ पर वे कुछ चीज को हमारे एमसी को पकड़ाते हैं और कहते हैं यह तो एक छोटा सा गेस्चर है हमारी चर्च की तरफ से आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए, जिसे देखकर हमारा एमसी भी कहता है यह तो चर्च का गोल्डन ब्रोच है। प्रीस्ट भी कहता है ओह तुमने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया, और एमसी भी कहता है क्या यह ठीक रहेगा मुझ जैसे किसी के लिए जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज को एक्सेप्ट करे। प्रीस्ट भी कहता है हाँ क्यों ना, ये ले लो इसे, और इसके बदले में तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को हमारे लिए यूज करना है जब हमें जरूरत पड़े, जो कि काफी रेयरली ही होगा। जिसे देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है प्रीस्ट बेलेन कैसार्डिक के पीछे इसे काफी बड़ा करप्ट पावर ब्रोकर भी माना जाता है, और वह हमारा एमसी उस ब्रोच को लेते हुए कहता है फादर आज से मेरी पूरी आस्था आपके लिए रहने वाली है। सच में ये तो काफी अच्छा रिलीजियस पर्सन है इस एरा का, मतलब कि भाई अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, और चिल्लाते हुए कहता है सोलर चर्च लॉन्ग लिव। जिसे ऐसा करता हुआ देखकर चर्च क्या हुआ प्रीस्ट भी हंस रहा होता है, जहाँ पर एमसी अभी भी काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। वह इंक्विजिटर भी उसे ऐसा करते हुए देखकर एकदम शांत खड़ा होता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी एमसी की यूनिट का एक बंदा हमारे एमसी को देखते हुए कहता है कैप्टन, और वह एमसी को देखकर काफी ज्यादा चौंका हुआ भी होता है, क्योंकि वह देखता है कि हमारे एमसी के पास होता है काफी लग्जूरियस आर्मर और उसके कपड़ों पर एक ब्रोच। केल भी पूछता है मतलब कि क्या आपने किसी को पीटा है या फिर किसी से रुपए चुराए हैं, आखिरकार ये शाइनिंग आर्मर और ये ब्रोच क्या है, ये सारी चीजें। एमसी भी रूड होते हुए कहता है सबसे पहले तुम अपने गले में पहने हुए उस फ्लावर वाले स्कार्फ को क्यों नहीं उतार देते, कितना भद्दा दिख रहा है। इस बात को सुनकर तो केल भी गुस्सा होता है, वो कहता है मेरे स्कार्फ के साथ तुम्हें क्या दिक्कत है, और एमसी बताता है यह ब्रोच है जो कि सन गॉड की पावर से भरा हुआ है, और मैंने इस आर्मर को भी सेक्रेट गोल्ड से क्रिएट करवाया है। अब भाई रुपयों का इतना दिखावा कर ही रहा था तो वह भी केल भी कहता है इन रुपयों से तुम अपने बार का बिल क्यों नहीं पे कर देते। जहाँ पर एक बार अटेंडेंट आती है जो कि कहती है ये रही आपकी बियर सर, ये लीजिए। केल भी उसे देखते हुए शुक्रिया करता है, और इसका नाम होता है चार्लोट। चार्लोट भी कुछ नोटिस करते हुए कहती है क्या ब्रिक आज नहीं आया है यहाँ पर। जिस बात को सुनकर एमसी भी कहता है हाँ आज वह ऑफ ड्यूटी है, आज वह काम पर नहीं आया, लेकिन क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो लेडी चार्लोट। चार्लोट भी कहती है आजकल ऐसे अच्छे पर्सन को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, और वैसे ब्रिक इतना बुरा भी नहीं है, और मैं सोच रही थी कि मैं उसे कुछ अच्छी सी मसाज दूं जो कि उसे काफी अच्छा फील करवाएगी। जिस बात को सुनकर एमसी भी सोचता है तो तभी मैं सोचूं आखिरकार हीना ने वह मसाज देने की टेक्निक कहाँ से सीखी जिसके बारे में मैं सुबह ही बात कर रही थी। बाय द वे ये बियर सच में काफी गर्म है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पसंद है वह ठंडी और एकदम फ्रेश बियर। तो चार्लोट कहती है गाइस क्या तुमने वो खबर सुनी, हाल ही में एक स्कैमर्स का ग्रुप देखा गया है डिस्ट्रिक्ट 5 का सिक मरमेड इन, तो तुम्हें याद ही होगा ना, हाल ही में कई सारे आउटसाइडर्स वहां पर आ गए हैं और उस जगह को एक गैम्बलिंग का हब बना दिया है, जहां पर हम डायलन का सीन देखते हैं जो कि गैम्बलिंग कर रहा होता है और भाई वह भी हार चुका होता है। वह कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, बार बार ऐसा क्यों, यह तो पूरी तरीके से एक स्कैम है।
और चार्लोट हमारे एमसी को बताती है कि वहाँ पर एक लड़की है जो कि जितनी भी डाइस रोल्स होती हैं उनमें सबसे अच्छी है, सभी को काफी आसानी से हरा देती है। जिस बात को सुनकर एमसी भी कहता है सच में काफी अजीब छोटा बच्चा है, आखिर एक माइनर की मेरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से गैम्बलिंग करने की हिम्मत कैसे हुई। कैसर्डिक चर्च में गार्ड्स का कैप्टन होने के नाते मैं इन सारी चीजों को ऐसा ही होता हुआ नहीं देख सकता। और ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। वे भी सोच में पड़ जाते हैं अब इसे क्या हो गया, ये कहाँ चल दिया। जहाँ पर केले पीछे से चला रहा होता है कैप्टन कैप्टन रुको तो सही। और एमसी कहता है तो चलो चलते हैं केल, उनकी गैम्बलिंग करने की भूत को वहीं उतार देते हैं। जहाँ पर हमारे एमसी ने अपना वह शाइनिंग आर्मर उतार दिया होता है, अपने साधारण कपड़ों में आते हुए वह पहुंच चुका होता है उसी इन में। और भाई एरोन को देखते हुए एक बंदा काफी ज्यादा डर जाता है, कहता है एरोन तुम यहाँ पर कैसे। जहाँ पर हम एरोन के हाव भावों को देखते हैं, देखने से ऐसा ही लगता है कि उसे भी गेमलिंग काफी ज्यादा पसंद है। वे कहता है यह गेमलिंग की स्मेल है जोसेफ, कुछ लंबा ही टाइम हो गया और गेमलिंग की टेबल कहाँ है। जहाँ पर सामने खड़ा बंदा जिसका नाम जोसेफ है वह भी कहता है क्या तुमने गेमलिंग को छोड़ नहीं दिया था। जिस बात पर एमसी भी कहता है इस बार मैं सिर्फ एक ही बार करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि इस बार मेरे पास सच में काफी ज्यादा कैश है तो मुझे ये करना है। देखने से ऐसा लगता है कि मुझे इस टेबल से रुपयों की स्मेल आ रही है तो मुझे यहीं पर रुकना चाहिए। हे बच्चे मैंने सुना है कि तुम डाइस फेंकने में काफी ज्यादा अच्छे हो, चलो तुम्हारी स्किल्स को ही देख लिया जाए। फिर हमारा एमसी अपने उसी बर्तन में ना जाने क्या चीज है इसमें अपने डाइस को घुमाने लगता है और जब वह उठाता है तो वहाँ पर डाइस में लिखा होता है 6। वहीं तो दूसरी तरफ उस लड़की के डाइस में भी 6 आता है और कहता है कि फाइनली टाई हो गया। जिस सीन को देखकर एमसी भी कहता है तो चलो अब बाजी यहाँ तक आ चुकी है तो मैं और रुपए ऐड कर देता हूँ। जहाँ पर वह लड़की भी कहती है तो ठीक है मैं भी डबल कर ही देती हूँ। और वह मन में सोचती है आखिर ये किस तरीके का इडियट है, मैं तो इंटेंशनली तब से अपने राउंड्स को हार रही हूँ और ये पागल अपने रुपयों को बढ़ाता ही जा रहा है। जहाँ पर उसके पीछे खड़ा बंदा उसे सिग्नल देता है जीतने के लिए, मतलब कि मना कर देता है अब हारना नहीं है बल्कि अब सारे मैचेस को जीतना है। और इस सिग्नल को मिलते के साथ वह भी सोचती है तो सिग्नल मिल चुका है, हार्वेस्टिंग को स्टार्ट करना चाहिए। वह अब इसमें यह भी कुछ नहीं कर सकता, इसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं किसी मैजिक के साथ डाइस को इस तरीके से घुमा सकती हूँ। माफ करना मगर मुझे तुमसे हर एक से कल निकलवाना होगा। लेकिन तभी हमारा एमसी कहता है रुक जाओ वहीं पर, क्या तुम अपने मैजिक के साथ मुझसे चीट करना चाहती हो। जिस बात को सुनकर वे लड़की भी घबरा जाती है, कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। जिस बात को सुनकर हमारा एमसी भी कहता है क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के तौर पर क्या तुमने मुझे मेरे डाइस में 4 नंबर नहीं दिए हैं और इसी ऑर्डर में है तुम्हारे डाइस के ऊपर भी 4 हैं गेम को एंड करने के लिए। तुम वहाँ बैठे बैठे पूरी ही सिनेरियो को देख रही हो और क्रिएट कर रही हो। देखो मैंने सही कहा था, मैं अपने सारे रुपयों और अपने हाथ की कसम खाकर कहता हूँ कि तुमने अपने मैजिक का यूज किया है। आजकल इस तरीके से यंग मेजेस का यूज करना काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है और उससे भी ऊपर इस तरीके के गैमलिंग्स में यूज करना ये तो और भी ज्यादा कॉमन। तभी एक बंदा वहां पर आते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम एक इडियट हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कौन हैं। वेल चीजों को सॉर्टर करने का टाइम आ चुका है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुमने जितने भी रुपयों को अभी तक कमाया है उन सारे ही रुपयों को यहीं पर रख जाओ। जहाँ पर एमसी उनकी बातों को सुनते हुए कहता है क्या तुम्हें अब तक यह नहीं सीखा कि जिसके बारे में तुम्हें पूरी तरीके से नहीं पता तो उसके ऊपर तुम्हें वेट नहीं लगानी चाहिए। मेरा मतलब है अगर तुम में से कोई एक भी पर्सन मेरे बारे में जानता होगा तो वह कभी भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह डाइस का गेम इस छोटे बच्चे के साथ खेलना काफी ज्यादा ही मजेदार था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है एक और राउंड खेलने के बारे में। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यह एक असली गोल्ड है सोलार चर्च से और यह तुम्हारे लिए सही रहना चाहिए, है ना। जिस गोल्ड को देखने के बाद उनकी भी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। उनमें से एक कहता है क्या इसे तो मैंने पहली बार देखा है, एक असली गोल्ड वो भी सोलार चर्च से। और वह बता दूं एक गोल्ड कॉइन 500,000 कॉपर कॉइन्स के बराबर होता है, मतलब कि काफी बड़ी अमाउंट। तो भी वहीं का एक बंदा कहता है आखिरकार तुम अब इस बार क्या करने का ट्राई कर रहे हो, यह जानते हुए कि हम लोग स्कैमर्स हैं। वह लड़की एक मेज है और फिर भी तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो। आखिर किस तरीके की बकचोदी तुम यहाँ पर करने वाले हो। जहाँ पर एमसी भी कहता है आखिर किस तरीके के गेमलर्स इतनी ज्यादा बात करते हैं, क्या तुम कोई पागल लोग हो या फिर तुम्हें डर लग रहा है। जिस बात को सुनकर तो उससे भी गुस्सा आ जाता है, उसके भी ईगो पर बात लग जाती है।
कहता है क्या मुझे डर लग रहा है, और गुस्से में आप आकर अपनी उसी कुल्हाड़ी को वहीं पर रख देता है। ठीक है, तो मैं इस लड़की के हाथ में रखी हुई जितने भी रुपए हैं उन सभी को बैट पर लगाता हूँ। और कान्हा ध्यान से सुनो, अगर तुम एक भी राउंड हारी तो तुम्हें अपने हाथों को खोना पड़ेगा। जहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका होता है, दोनों ही तरफ की पार्टी एकदम जोश में होती है। जहाँ पर कान्हा अपना गेम खेल रही होती है, वहीं पर हमारा एमसी उससे कहता है, हे छोटी बच्ची, क्या तुम्हें किसी मैजिक अकेडमी में नहीं होना चाहिए था? आखिरकार तुम इन जैसे रॉबर्ट्स के ग्रुप के साथ क्या कर रही हो? क्या तुमने जब एक बार इस मैजिक को सीखा तो यह तुम्हारे लिए फिट नहीं हुआ, या फिर तुम काफी ज्यादा गरीब हो जिस वजह से मैजिक अकेडमी जाने के लिए रुपए कमाने का कोशिश कर रही हो? जहाँ पर वह लड़की भी कहती है, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है तो बेकार के अजम्पशन करना बंद करो। जहाँ पर एमसी भी कहता है, ठीक है ठीक। जहाँ पर वह बंदा मन में सोचता है, मैं सही था, मैं सोच रहा था आखिरकार इसमें इतना साहस कहाँ से आ रहा है, लेकिन यह तो बस टाइम बाई करने की ट्राई कर रहा था, मुझे माफ करना। लेकिन जब अब तुम हमारे बारे में जानते हो तो हम तुम्हें ऐसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते। जिस पल तुमने वह कप उठाया तभी हमारा एमसी कहता है, हे लड़की, क्या तुम बियर को ठंडा कर सकती हो? इस बात को सुनकर पीछे खड़े लोग भी चौंक जाते हैं। वह लड़की भी चौंकी हुई होती है, वह कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ ठंडा, लेकिन अचानक तुम ऐसी चीजों को क्यों पूछ रही हो? लेकिन वह देखती है हमारे एमसी के चेहरे पर एक अलग ही इविल सी स्माइल होती है और कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर खड़े बंदे को भी एक अलग सा ही प्रेशर महसूस होने लगता है और हमारा एमसी भी उसके चेहरे पर काफी रख के पंच मारता है। डाइस के गेम के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर एक कप के अंदर डाइस को घुमाया जाता है, फिर आने वाले नंबर्स को देखा जाता है। जिस भी पर्सन के पास हाईएस्ट नंबर होते हैं वह गेम जीत जाता है। तभी दूसरे बंदा हमारे एमसी के ऐसे एक्ट को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है, क्या तुम हमें मारने का ट्राई कर रहे हो? और इसे मार डालो, पकड़ो इसे। और ऐसे कहते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन एमसी भी तैयार होता है, रख के पंच मारता है उसके चेहरे पर। और डाइस के बारे में बताया जाता है, इस गेम को वॉरियर वेट नाम से भी जाना जाता है। कई लोग कहते हैं जिस पर्सन को मूव ऑन द्वारा फॉलो किया जाता है वह कभी नहीं हारता। जहाँ पर एमसी अभी भी उन्हें काफी तेजी से पीट रहा होता है। जहाँ पर वह लाल कपड़ों वाला बंदा अपनी कुल्हाड़ी को लेकर अटैक करने के लिए हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ता है और करता है काफी खतरनाक सा अटैक। और हमारा एमसी उसे कहता है, हे क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आती? एक जवान मुस्टंडों का ग्रुप एक छोटी सी लड़की से इस तरीके के काम करवाता है, तुम छोटे मिडविल एरा के कमीने। और अगले पल उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अपने आप से शर्म आनी चाहिए। जहाँ पर एक और बंदा बढ़ने लगता है हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए, जहाँ पर मैजिक का यूज होता है और वह बंदा बढ़ने लगता है हमारे एमसी की तरफ। अगले पल उस बंदे के हाथ में आ जाता है उसका डैगर, जिससे वह हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। जिसे देखकर एमसी मन में सोचता है, क्या डार्क मैजिक इतना भी बुरा नहीं है। जहाँ पर एमसी उसके सामने से हट चुका होता है और उसका नाइफ उसी की टीम के बंदे को जाकर हिट हो जाता है। एमसी उसे नहीं छोड़ता, अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लेता है। वहीं दूर से वह लड़की भी हमारे एमसी को उनकी पिटाई करते हुए देख रही होती है। उसे भी यकीन नहीं होता, वह भी कहती है, आखिरकार इस बंदे ने अकेले इन सारे लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया, आखिर कैसे? जहाँ पर केल भी कहता है, इसी वजह से तुम्हें काफी सारे गैम्बलिंग में से बैन कर रखा है, क्योंकि तुम अक्सर लोगों को इसी तरीके से पीटते रहते हो, ये अच्छा नहीं है। जहाँ पर एमसी भी अपने उस गोल्ड कॉइन को वापस ले लेता है और वह उसी लड़की को ढूंढने लगता है। कहता है, अरे फ्रिज लड़की, कहाँ पर हो तुम? अच्छा तुम यहाँ पर हो। वह भी काफी ज्यादा डरने लगती है, कहती है, नहीं प्लीज मुझे मत मारना, रुको। जहाँ पर एमसी भी कहता है, हे तुम क्या कह रही हो? क्या तुम रुपए कमाना चाहती हो? जहाँ पर वह उसी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? जिसे देखकर उसकी भी आंखों में चमक आ जाती है, उसी भी एक उम्मीद की किरण दिखने लगती है और वह भी अपने हाथ को बढ़ाते हुए हाँ करती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हमारा एमसी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके पास वही लड़की आती है, कहती है, एक्सक्यूज मी। जिसे देखकर हमारा एमसी भी कहता है, ओह मिनी फ्रिज, तुम आ गई। अब फ्रिज का नाम सुनकर वह भी सोच पड़ जाती है, फ्रिज, ये क्या होता है? सर प्लीज थोड़ी बियर ले लीजिए। एमसी भी उसका शुक्रिया करते हुए बियर के गिलास को उठाने लगता है और गट गट करके बियर पीने लगता है। कहीं पर वर्कआउट के बाद प्रोटीन इनटेक पूरा किया जाता है, यहाँ पर बियर इनटेक पूरा किया जा रहा है। और क्योंकि उस लड़की ने इस बियर को अपने मैजिक के साथ ठंडा कर दिया होता है, तो यह उसे हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा पसंद आती है। वैसे मिनी फ्रिज, आखिर तुम कितने साल की हो? वह भी कहती है, मैं 12 साल की हूँ। हैं 12 साल की? तो तुम एक ड्वार्फ की तरह इतनी छोटी क्यों हो? तभी वहाँ पर हीना आती है जो कि कहती है, एरोन क्या ये तुम्हारी बेटी है? जिस बात को सुनकर एरोन भी अलग ही कंफ्यूजन में चला जाता है, वह भी सोच पड़ जाता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? यह तो एक फ्रिज, मेरा मतलब है एक मेज है जिसे मैंने गलियों से पकड़ा है। वैसे भी तुम्हें मैन पावर की काफी ज्यादा कमी है, तो यह तुम्हारे लिए एक नए एम्प्लॉय की तरह है और इसका ध्यान रखना। जहाँ पर हीना भी उसे घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है, मेरा मतलब यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता कि इतनी क्यूट लड़की एरोन की बेटी हो सकी। सच में बड़े लोगों की वजह से तुम्हें सच में आज तक काफी बड़ी दिक्कतों का सामना किया होगा,
लेकिन क्या मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है? और वैसे भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन आज से तुम्हारा पूरा ख़्याल रखेगी। वह लड़की भी कहती है, मेरा नाम कान्हा है। जहाँ पर हम हिना के चेहरे पर एक इविल सी स्माइल देख पाते हैं। वह कहती है, लेकिन कान्हा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एक दिन के अंदर तुम कितने ठंडे बियर के ग्लास बना सकती हो? मैं तुमसे ज़्यादा करने के लिए नहीं कह रही, बस एक दिन के अंदर 300 ग्लास बहुत रहेंगे। जहाँ पर हमारा एमसी भी उनकी बेफालतू बातों को इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मेरे पास भी बहुत काम है जो मुझे करने हैं, चलो मैं चलता हूँ। तो फिर बताया जाता है एरोन का गार्ड के तौर पर रूटीन कुछ इस तरीके से चलता है। सबसे पहले बॉस को ग्रीट करना काम पर आने से पहले। जहाँ पर बॉस काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वह कहता है, तुमने आज फिर से लोगों को पीटा, तुम कभी नहीं सुधरोगे एरोन। दूसरा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना फोर्ट्रेस के अंदर और पेट्रोलिंग करना। जहाँ पर वह पेट्रोलिंग करते हुए एप्पल्स को उठाने लगता है और खाने लगता है और ब्रिग से भी कहता है कि 10 पैक एप्पल्स पैक कर लो। फल बेचने वाले भी उसका शुक्रिया करते हैं। जहाँ पर वह ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वह कहता है, ये कमीना फिर से फ्री में ले गया हमसे। जहाँ पर वह ओल्ड लेडी भी कहती है, इतना गुस्सा भी मत करो, इसी की वजह से यहाँ मार्केट में और कोई ठग नहीं है जो कि हमें परेशान करे। जिस बात को सुनकर ओल्ड मैन भी कहता है, वेल तुम सही कह रही हो। और जो लास्ट काम है वो कुछ ऐसा है जहाँ पर वे किसी बंदे से वसूली कर रहे होते हैं और वह बंदा कहता है, मेरे पास बस इतना ही है। और भाई केल और वे दूसरा बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। वे कहते हैं, क्या सिर्फ इतना ही? अगर हमें तुम्हारे पास से और भी कुछ मिला तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। एरोन भी कहता है, चाहे कोई स्मगलर ही क्यों ना हो, फिर भी आराम से काम करो भाई। केल भी कहता है, अच्छा कैप्टन आप आ गए। जहाँ पर एरोन कहता है, 300 कॉपर कॉइन्स वसूल करो और उनमें से 100 कॉपर कॉइन्स अपने लिए यूज करो। जिस बात पर वे भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और शुक्रिया करते हैं। मतलब कि भाई ये स्मगलर्स से वसूली करते हैं। और दिन के अंत में और बाद में वे एक्सटर्नल एंट्रेंस की चेकअप करते हैं इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। सामने की जगह को पूरा खाली होता हुआ देखकर वह भी कहता है, लगता है आज यहाँ पर कोई भी विजिटर नहीं आने वाला। तभी हमारे एमसी के पीछे से कोई आता है जो कि धीरे से कहता है, कार्नेलियन फ्लावर कभी नहीं खिलता। जिसे पहचानते हुए हमारा एमसी कहता है, अब यह क्या है, इस कार ने फिर से तुमसे क्या कहा है? जहाँ पर वह बंदा भी हमारे एमसी को चुप कराते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें इसके नाम को इस तरीके से केयरलेसली होकर नहीं लेना चाहिए। वह कैसाडिक फोर्ट्रेस का शैडो है। हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है, शट अप और मुझे ये बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हारा? जहाँ पर वह भी इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है कि आजकल यहाँ कैसाडिक फोर्ट्रेस में काफी सारे आउटसाइडर्स आने लगे हैं और उनमें से भी काफी सारे लोग मर्चेंट होने का प्रिटेंड कर रहे हैं और काफी अजीब तरीके से एक्ट भी कर रहे हैं। एक बार इस ट्रांसक्रिप्ट की तरफ देखो, उसके हाथ में कोई मैसेज होता है जिससे वह हमारे एमसी को पकड़ाने लगता है, जिसमें लिखा होता है, 3 दिनों से ऐसे अजीब से लोग एंटर कर रहे हैं फोर्ट्रेस में और वे सारे लोग फोर्ट्रेस को छोड़कर जा नहीं रहे बल्कि यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को छुपाए हुए बैठे हैं। हालांकि वे मुझे यानी कि किंग ऑफ शैडोज को ट्रिक नहीं कर सकते। और तुम्हें वह ओथ तो याद होगी ही, तुम एरोन सन के अंदर हो तो वह इतना पड़ता ही है कि वह उस लिफाफे को मोड़कर बुरी तरीके से रौंद कर वहां से फेंकते हुए कहता है, आखिर वह किस तरीके की बकवास कह रहा है, मेरे पास अभी भी बहुत सारे काम है जो कि मुझे करने हैं, तो इसे फेंक दो। जहाँ पर वह दूसरा बंदा आया था वह उसे पकड़ने का ट्राई करता है और कहता है, यह लेटर किंग ऑफ शैडोज की तरफ से, इसे नहीं फेंका जा सकता। और एमसी कहता है, उस स्कार से जाकर कह दो कि मेरे पास ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेलने के लिए टाइम नहीं है। जहाँ पर उस बंदे ने मासूम सी शक्ल बना ली होती है, वह कहता है, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? जहाँ पर एमसी भी उससे इरिटेट होते हुए कहता है, इस तरह की बकवास करना यहाँ से बंद करो और चले जाओ। जहाँ पर एमसी कहता है, बकवास करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। और वह मनी मन सोचता है, ऐसे रिमोट और रूरल प्लेस पर अगर लोगों की संख्या अचानक से बढ़ रही है तो यह इकोनॉमी के लिए भी काफी अच्छा है, इसमें क्या ही अजीब हो सकता है। लेकिन तभी उसे एक बग्गी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। जहाँ पर एमसी भी कहता है, कार्टर जल्दी से जगाओ, यहाँ पर कोई आ रहा है, अब टाइम है थोड़े रुपए बनाने का। जहाँ पर एमसी उस कार्ट को रोकता है और कहता है, अभी के लिए यहीं पर रुको। और सामने वाले बंदे को देखकर उसे भी थोड़ा अजीब लगने लगता है। जहाँ पर वह सामने बग्गी में बैठा हुआ बंदा भी हमारे एमसी को हाई करता है, जिसे देखकर एमसी मन में सोचता है, इस कमीने से मुझे काफी अजीब सी वाइब आ रही है, क्या मुझे इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए? जहाँ पर कार्टर कहता है, डोरनोवा, तो तुम यहाँ पर आ गए। कैप्टन इसे देखो, यहाँ पर इसे कैसाडी के अपर पार्ट से ट्रांसफर किया गया है। कुछ टाइम पहले मैंने इसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर देखा था। जहाँ पर वह बंदा कहता, अच्छा तो तुम गार्ड के कैप्टन हो, तुम्हें देखने से तो ऐसा लगा था कि तुम कोई नाइट हो, कितने हैंडसम हो, तुम तो दिन और रात पूरे ही टाइम पर काफी हार्ड वर्क करते हो, तो ये लो इनाम। जहाँ पर मन में सोचता है, देखो तो सही इस कमीने को, लेकिन अगले ही पल रुपए लेते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है,
अरे मुझे तुम भाई कह सकते हो, रुपए दो और काम कराओ। और फिर अगले ही पल मन में सोचता है यह तो सच में काफी अच्छा बंदा है। जहाँ पर कार्टर उस बंदे से कहता है, डोंट नो क्या तुम्हारे पास वह चीज अभी भी है जो कि तुमने लास्ट टाइम मुझे दी थी। जहाँ पर वह एक बोतल को निकालते हुए कहता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, ये लो वो बोतल। जिसे देखकर वह कार्टर भी काफी खुश हो जाता है और उन्हें लेते हुए शुक्रिया भी करता है। हमारा एमसी भी सस्पिशियस निगाहों के साथ उसे ही देख रहा होता है और कहता है ये क्या चीज है। कार्टर भी डर जाता है और कहता है, कैप्टन प्लीज इस चीज से मुझे दूर मत करो। एरॉन भी कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, आखिरकार मैं तुम्हें किस तरीके का पर्सन लगता हूँ। चलो ये सब तो ठीक है, पहले मुझे उन सारी चीजों को चेक करना होगा जो कि फोर्ट्रेस के अंदर एंटर करने वाली हैं। क्या कहीं तुम्हारे पास कोई सस्पिशियस चीज तो नहीं है, या फिर जहाँ पर डोनोवा कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता तो मैं तुमको और भी ज्यादा एंट्रेंस फीस देता। तभी हमारा एमसी उस बंदे के गले पर एक अजीब सा टैटू नोटिस करता है। तभी कार्टर वहाँ बग्गी के पीछे आकर किसी चीज को देखता है, जिसे देखकर वह भी चौंक जाता है। वह कहता है, ये क्या चीज है कैप्टन, जल्दी इधर आओ और इसे देखो तो सही। जहाँ पर एरॉन भी वहाँ पर जाता है और उस चीज को देखता है। बेसिकली उस कार्ड के अंदर जानवरों का सड़ा हुआ मांस होता है और उसमें कीड़े भी पड़े हुए होते हैं। हमारा एमसी भी कहता है, ये तो कुछ अजीब है, वैसे तो ये जानवरों का मांस है लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा है, जिसमें कीड़े भी पड़े हुए हैं, बुरी तरीके से सड़ चुका है, यहाँ तक कि काट से भी इनका ब्लड बाहर बह रहा है। इस तरीके से तो यह कैरेज और ये मीट दोनों ही सड़ जाएंगे। आखिर तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। जहाँ पर उसका फेस भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। एमसी मन में सोचता है, मुझे पता था ये सच में काफी ज्यादा सस्पिशियस है, लेकिन वह बंदा और भी ज्यादा रुपयों को हमारे एमसी को देते हुए कहता है, अरे वो कसाई मर चुका था जिस वजह से मुझे इस मांस को यहाँ पर इसी स्टेट में लाना पड़ा। और एमसी भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, बहुत बुरा हुआ। और मैंने सोचता है ये तो सच में काफी अच्छा बंदा है, मतलब कि पैसा फेंक तमाशा देख। और वह रुपए लेने के बाद उसे कैसेट के अंदर जाने दिया जाता है। और वह बंदा भी कहता है, सच में कितने पागल लोग हैं ये, मैं इस पूरी जगह को एक लिविंग हेल में बदल दूंगा। जो हमारा एमसी पीछे से उसे देखता हुआ कहता है, तुमने क्या कहा, इसका नाम क्या था। डोंट नो। हाँ मैं सोच रहा हूँ क्या उसे ऊंची जगह पसंद होंगी। और मन में सोचता है, यहाँ पर अचानक से ही काफी सारे अजीब लोग यहाँ पर अंदर आने लगे हैं और शांति से कई सारे लोग मर्चेंट होने का प्रेटेंड भी कर रहे हैं और सस्पिशियसली एक्ट भी कर रहे हैं। तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए डोंट नोवा, क्योंकि इस मेडविल एरा में या तो कोई इनोसेंट हो सकता है या फिर लटक ही जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारी हेना के उसी एंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केल कहता है, रुको रुको मुझे समझने दो, चार्लोट ने तुमसे डेट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। ब्रिग भी कहता है, हाँ चार्लोट ने कहा था कि हम दोनों साथ में चलकर एग्जीक्यूशन को देखेंगे। एग्जीक्यूशन का मतलब आपको पता ही होगा, किसी को फांसी देना है या फिर खत्म कर देना। जिस बात को सुनकर एमसी भी कहता है, हाँ चार्लोट के एक्शंस एकदम रिमार्केबल होते हैं। और केल भी कहता है, देखो तो सही तुम्हारे जैसे लोग भी डेट पर जाने लगे। जहाँ एमसी भी सोचता है, क्या उसे लगता है कि वह एग्जीक्यूशन कोई कल्चरल फेस्टिवल है या फिर कुछ और। ये अनसिविलाइज्ड मिडवेल के कमीने क्या सोचते हैं एग्जीक्यूशन को। तभी ब्रिक कहता है, एनीवे मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मदर के हाथों से बनी हुई ब्रेड को गिफ्ट करूँ उसके लिए। जिस बात को सुनकर तो हमारे एमसी के मुंह से भी उसका खाना बाहर निकल आता है। और केल भी कहता है, ब्रिक क्या तुम उसी ब्रेड के बारे में कह रहे हो जो तुम्हारी मदर बनाती है। क्या कहीं तुम उस फिश ब्रेड के बारे में तो नहीं कह रही जो कि कुत्ते की टट्टी से भी बहुत बुरी है, जिसके बारे में सोचने से ही उनका मूड बुरी तरीके से खराब हो जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं एमसी का तो खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा होता है और केल दो उल्टियाँ करने लगा होता है। जहाँ पर ब्रिक भी चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार फिश ब्रेड में इतना क्या बुरा है। मेरी मदर के होमलैंड ब्रिकटॉन में वह ब्रेड सच में काफी ज्यादा फेमस है। एमसी भी कहता है, अच्छा तो वहाँ के लोगों का नाक और जीभ का स्वाद एकदम खराब होता है। वैसे मुझे तुम्हारी मदर के लिए थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वह फिश ब्रेड किसी ओवन में पकाए हुए गोबर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जहाँ पर ब्रिक भी कहता है, कैप्टन आप सच में काफी ज्यादा ही मीन हो। जहाँ पर हमें वह बंदा फिर से देखने को मिलता है जो कि कहता है, कॉर्नेलियन फ्लावर कभी नहीं खिल। और आगे कुछ कह भी पाता उससे पहले हमारा एमसी रख के पंच मारता है उसके चेहरे पर और उसे वहां से घसीटता हुआ ले जाने लगता है। और कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि स्कार मुझे ढूंढ रहा है, तो ब्रिक तुम खुश रहना मैं चलता हूँ। जहाँ पर हमारा एमसी गलियों से होता हुआ उसे घसीटता हुआ ले जा रहा होता है और सामने बैठा होता है स्कार, किंग ऑफ द शैडो, जो कि वह खुद को ही मानता है, कोई नहीं कहता इसे किंग ऑफ द शैडो। और वह कहता है, तुम मेरे फ्रेंड तुम आ गए, क्या तुम्हें वह ओथ याद है।
कि मैं डार्कनेस में रहते हुए राज करूंगा और तुम लाइट में रहते हुए राज करोगे और हम इस पूरे केसरडेक फोर्ट्रेस को टेक ओवर कर लेंगे। हमारे प्रॉमिस को पूरा करने का टाइम जल्दी ही आने वाला है। लेकिन हमारा एमसी काफी सीरियस फेस के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? लोग जब खाना खा रहे हो तो उन्हें ऐसी बेकार की चीज के लिए बुलाना, और आखिरकार ये बेकार की टोपी तुमने क्यों पहन रखी है? क्या कहीं से तुम्हारे पूरे ग्रुप ने ऐसी ही टोपियों को चुराया है? जहाँ पर स्कार भी बच्चों की तरह कह रहा होता है, प्लीज एरोन मुझे इसे वापस दे दो। तभी एरोन भी बाकी के ग्रुप मेंबर्स से चिल्लाता हुआ कहता है, ओए कमीनो, क्या तुम इन्हें उतारने नहीं वाले? एरोन के डर से सारे लोग अपनी टोपियों को उतारने लगते हैं। विजिलेंस टाउन से कैसी नॉनसेंस आ रही है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था इस रोल प्लेइंग से निकलने के लिए? और ऐसा कहते हुए उसके कान को खींच भी रहा होता है, जहाँ पर स्कार कहता है, अरे सुनो तो सही मुझे, जैसा कि मैंने तुमको लेटर में बताया ही था कि कैसरड्रिक फोर्ट्रेस के अंदर काफी अजीब लोगों की मूवमेंट को देखा गया है। और ये कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। वे लोग हर रोज हमारी निगाहों से बचते हुए एक जगह पर जाकर मिलते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी ही बड़ा होने वाला है, हमें जल्दी ही सतर्क रहना चाहिए। लेकिन एम्स उसके कान को और भी जोरों से खींचने लगता है और कहता है, इन सारी चीजों से एक गार्ड्स अपने आप ही डील कर लेंगे, तो तुम्हें इससे बाहर रहना चाहिए। और आजकल तुम अपनी लकड़ियों के काम करने वाली दुकान पर भी नहीं जा रहे हो, और तुम्हारे पिता जैक्सन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से ठीक रहोगे अगर तुम्हें वे इस हालत में ढूंढ लेते हैं तो? अब भाई अपने फादर का नाम सुनते ही उसके भी पसीने छूट जाते हैं और अपने पूरे ग्रुप मेंबर्स को लेकर वहां से भागने लगता है। वह कहता है, फ्रेंड हम फिर बाद में मिलेंगे, अभी के लिए हम सब चलते हैं। एम्स भी सोचता है, तो क्या जल्दी ही कुछ होने वाला है? वैसे भी यहाँ पर केयरफुल होने में कोई भी बुराई नहीं है। जहाँ पर वह एक जगह पर जाता है और वहाँ नॉक नॉक करता है, और वहाँ पर वह कुछ सामान भी लेकर गया होता है। घर के अंदर से आवाज आती है कि कौन है वहाँ पर, जहाँ पर वह भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हूँ एरोन। जहाँ पर घर के अंदर से एक पर्सन और उसका छोटा बच्चा बाहर निकल कर आते हैं, जहाँ पर वे हमारे एरोन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वे कहते हैं, क्या तुम हो एरोन? और ये पर्सन होता है एग्जीक्यूशनर दलास, मतलब ये जल्लाद होता है एक तरफ से। और इसके छोटे बेटे का नाम है टेड। जहाँ पर टेड हमारे एमसी को देखते हुए कहता है, एरोन तुम्हारा आर्मर कितना प्यारा लग रहा है, जिस बात पर तो हमारा एमसी भी हाँ कर देता है। जहाँ पर वे लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं और हमारा एमसी टेड को कुछ एप्पल्स खाने के लिए देने लगता है, और हम वहाँ पर घर के अंदर देख पाते हैं काफी सारे वेपन्स जो कि किसी के एग्जीक्यूशन में काम आते हैं। और वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए एमसी मैंने सोचता है, यह घर सच में जैसा मैंने सोचा था उतना ही खतरनाक लग रहा है, हमेशा की तरह। जहाँ पर वह बंदा भी कहता है, मुझे हर बार तुम्हें बुलाने के लिए मुझे माफ करना, चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ। एरोन भी कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी एप्पल तो एकदम फ्री होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर वह पर्सन कहता है, मैंने सुना है कि तुमने सारे 6 प्रिजनर्स को पकड़ लिया है जिनका एग्जीक्यूशन होने वाला है, और मैंने सुना है कि वे कर्जरान के लोन वुल्फ मेंबर्स हैं। तुम तो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो एरोन। एरोन भी कहता है, वैसे भी मैं क्या करूँ, चीजें कुछ इस तरीके से हो गई, मुझे ऐसा करना ही पड़ा। और वैसे भी टेड इस टाइम पर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है जितना पहले हुआ था। बच्चे भी काफी तेजी से ग्रो करते हैं। हालांकि नोवा ने मुझसे कहा था कि तुमको पेमेंट दे दी जाए, तो इस बार एडवांस में तुम्हें पेमेंट दी जा रही है एग्जीक्यूशन के लिए। तो क्योंकि लॉर्ड भी इस बार एग्जीक्यूशन को देखने वाले हैं, तो अपनी सबसे अच्छी स्किल्स को दिखाना। जहाँ पर वह बंदा भी कहता है, अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे भी कह देना कि कोई चिंता ना करे। मैं भी इस बार सोच रहा हूँ कि टेड को भी अपने ही साथ ले जाऊं, क्योंकि जल्दी ही उसे भी तैयार होना होगा अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एमसीयू कहता है, अच्छा वह अपनी इस एज पर आ चुका है कि उसे अपने फैमिली बिजनेस को चलाना पड़ेगा। किसान का बेटा हमेशा बड़ा होता है किसान बनने के लिए, और एक एग्जीक्यूशनर का बेटा हमेशा बड़ा होकर एग्जीक्यूशनर ही बनता है। यही चीजें यहाँ पर चलती हैं। वह पर्सन भी कहता है, ऐसी जॉब को मेरे बेटे के लिए पास डाउन करना जिससे सभी लोग नफरत करते हो, सच में ये बात मेरे दिल को काफी भारी कर देती है। और सबसे उस बेटे ने भी अपना फल काट लिया होता है। और वह पर्सन बताता है, इसी वजह से मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई थी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, किसी और के बजाय तुम मुझे सबसे अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो और कंफर्टेबली रहते हो मेरे साथ। एमसी भी कहता है, यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात ना करूं। उस अंडरवियर चोर के बाद तुम ही एक ऐसा पर्सन हो जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ। वहाँ पर वह पर्सन भी कहता है, मैंने जब वह न्यूज सुनी तो मुझे भी काफी ज्यादा दुख हुआ। वह जो इनोसेंट बंदा था वह एक क्रिमिनल बन गया। एमसी भी कहता है, कोई भी बुरे काम कर ही सकता है, अगर फ्यूचर में जाकर मैं कभी क्रिमिनल बन जाऊँ तो मेरे गले को ध्यान से काटना, एकदम साफ तरीके से। जिस बात को सुनकर वह पर्सन भी कहता है, हाँ मैं अपनी अल्टीमेट स्किल को तुम्हारे ऊपर ही परफॉर्म करूंगा। वहां पर टेड भी आता है जो कहता है, नहीं अगर एरोन फ्यूचर में जाकर कोई काम करता है तो मैं उसकी गली को काटूंगा। तभी वह पर्सन कहता है, मजाक से हटके चलो मैं तुमको उसी एग्जीक्यूशन ग्राउंड में मिलूंगा।
ऐसे ही दिन भर वे काफी सारी बातें करते हैं। फिर रात हो चुकी होती है, हमें कुछ बंदों को एक गली में बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि कुछ बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है उस स्कार नाम के बंदे की वजह से हम अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर पाते। और क्या तुमने सुना फोर्ट्रेस के बाहर का वह इंसिडेंट, कुतान का अटैक, वह भी काफी बड़ा फेलियर साबित हुआ है। क्या अब हमें अपना मूव स्टार्ट कर देना चाहिए? वहां पर उन्हीं बंदों के बीच में हम डोरनोवा को भी देखते हैं जो कि कहता है साइलेंस, जल्द ही पूरे टाउन के चौराहे पर एक एग्जीक्यूशन होने वाला है और हम उसी अपॉर्चुनिटी का यूज करेंगे लेडी कैसेटिक के हर्ट को पाने के लिए। जिस बात को सुनकर एक बंदा भी कहता है यस लॉर्ड डोरनोवा। वहाँ पर हम एक बैग के पीछे एक बंदे की टांगों को देखते हैं जहाँ पर हमारे एमसी की यूनिट का वही बंदा होता है जो कि हमेशा सोता रहता है और वह वहाँ पर भी सो रहा होता है। जिसे देखकर एक बंदा भी कहता है क्या ये सो रहा है या फिर मर गया है? और वह नींदों में भी कह रहा होता है मुझे और सोना है कैप्टन। तो एग्जीक्यूशन वाला दिन भी आ चुका होता है, पूरा मार्केट ही एकदम बंद होता है जहाँ पर हमारी कहना बियर को अपने मैजिक के साथ ठंडा कर रही होती है और ठंडा करते करते उसे पूरी तरीके से बर्फ में जमा देती है। सारे लोग इस मैजिक को तो देखकर काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं और कहते हैं छोटी मेज ये तो कमाल है। जहाँ पर हेना एक और नई डिश लेकर आती है और कहती है यहाँ पर आओ, मेरे पास है स्ट्रॉबेरी जैम के साथ ब्रेड। जहाँ पर हमारे एमसी ने अपने जितने भी यूनिट के मेंबर्स होते हैं उन सभी को काम पर लगा दिया होता है और वे सारे लोग अपने अपने काम को कर रहे होते हैं। कोई बियर सर्व कर रहा होता है तो कोई किसी को ब्रेड खा रहा होता है और वे मन में सोचते हैं आखिरकार हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जहाँ पर हेना काफी ज्यादा खुश होती है, वह कहती है तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम आज काफी सारे कस्टमर्स की केयर कर पा रहे हैं। तुमने जो आइडिया दिया था स्ट्रॉबेरी जैम के साथ ब्रेड को बेचने का, काफी कमाल का। और कान्हा जो बियर को अपने मैजिक के साथ ठंडा कर देती है, यह भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जहाँ पर उसने यह विचार अपने मन ही मन बनाया होता है, वह कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अगर मैं इन चीजों को उसके बारे में समझाऊं तो फिर भी उसे समझ नहीं आएगा। उसका आइडिया उसे आया होता है एग्जीक्यूशन से। जिस तरीके से एग्जीक्यूशन को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं उसी तरीके से लाल पीला इन चीजों को भी पसंद करेंगे। तभी हेना पूछती है वैसे एरोन आखिरकार तुम कान्हा को इन में केक लेकर आए? जहाँ पर हमारा एरोन बताता है क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे ठंडी बियर चाहिए तो इसलिए मैं उसे ले आया यहाँ पर। तभी हेना कहते हैं नहीं मुझे पता है यहाँ पर ये रीजन नहीं है, यहाँ पर कोई और कारण है। यहाँ पर एक काफी रियली ही देखा गया है कि तुम किसी चीज में इतना इंटरेस्ट दिखाते हो। एमसी भी कहता आखिर मैं इसे कैसे बताऊं? जहाँ पर वह अपनी एक पास्ट की मेमोरी को बताने लगता है जो कि उसके पास्ट लाइफ की है लेकिन वो उसे बता रहा है। जहाँ पर एक भीगी हुई रात में, बरसाती भरी रात में उसे एक प्यारी सी काली बिल्ली मिली और हेना को बताता है एक बार मुझे बरसाती रात में एक काली बिल्ली मिली जिसे मैंने बड़ा किया और कान्हा भी मुझे उसी बिल्ली की याद दिलाती है। हेना भी इस बात को सुनकर चौंक जाती है, कहती क्या तुम बिल्ली के लिए? तब पीछे से हमारे एमसी की यूनिट का बंदा आता है और कहता है कैप्टन आखिरकार हमारी यूनिट अभी के लिए ब्रेक पर है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब हमसे ये मत कहना कि आप हमें सच में अल्कोहल और ब्रेड बेचने के लिए लाए हो। एमसी भी बताता है अब ये भी हमें काफी अजीब इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें बताया गया है कि कुछ अंडरकवर पर्सन यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर तुम्हें कोई भी बंदा ऐसा दिखे जो कि काफी अजीब एक्ट कर रहा हो तो उसे तुरंत पकड़ लेना। तुम इसे हमारे एक अंडरकवर मिशन की तरह समझ सकते हो। जिस बात को सुनकर वह भी काफी खुश हो जाता है, कहता है क्या एक अंडरकवर मिशन? एमसी भी कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाकी के लोग कहाँ पर हैं हमारी यूनिट के? वह बताता है कि ब्रिक तो अपनी चार लोड के साथ घूम रहा है बाहर डेट पर, वहीं कार्टर अभी भी सो ही रहा है और हम देख पाते हैं उसने वही गोलियां ली होती हैं जो कि उसी बंदे ने उसको गाई थी। फिर हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी आता है और टेड को वहाँ पर खड़ा हुआ देख कर कहता है तो टेड तुम यहाँ पर हो? टेड भी हमारे एरोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एरोन भी कहता है आखिरकार तुम ये इस तरीके की जगह पर क्या कर रहे हो? टेड भी कहता है हमारे आज के गेस्ट थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे थे इस वजह से मैं उन्हें शांत कर रहा था। बस चिंता मत करो हमारे प्यारे गेस्ट, मेरे फादर काफी आसानी से और प्यारे तरीके से तुम्हारे सिर को काट देंगे क्योंकि आज से पहले भी उन्होंने हजारों सिर काट रखे हैं। और भाई उन बंदों को किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा उस बच्चे से डर लग रहा होता है इस टाइम पर। और टेड कहता है मेरे फादर तुम्हें बिना किसी दर्द के साथ ऊपर भेज देंगे तो चिंता मत करो। जहाँ पर हमारा एमसी उसके सिर को सुलाता हुए कहता है सच में कितना प्यार बच्चा है। जहाँ पर उनमें से एक बंदा आगे बढ़कर कुछ कहने का ट्राई करता है। एमसी भी कहता है हे तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारा कोई एक सिंगल शब्द भी समझ नहीं आ रहा। तो टाइम खत्म हुआ, अब बारी आ चुकी है एग्जीक्यूशन की।
तो चलो तुम्हारे सिर को चॉप करने की बारी आ चुकी है। जहाँ पर पहुंच चुके होते हैं वे उसी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर टेड का फादर भी अपने काम पर लग चुका होता है और अपने काम को काफी निपुणता से कर रहा होता है। और भाई एग्जीक्यूशन को देखकर वहाँ के लोग जश्न मना रहे होते हैं और हमारा एमसी पीछे से एक एक करके लोगों को ला रहा होता है और उन्हें ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। जहाँ पर मैं मन में भी सोचता है इस मिडवेल एरा में एग्जीक्यूशन एक पॉलिटिकल फेस्टिवल के तौर पर देखा जाता है और इसका यूज सिटीजन्स के अंदर दबी हुई वायलेंस को राहत दिलाने के लिए किया जाता है और यहाँ की रूलर की अथॉरिटी और डोमिनेंस को भी डिस्प्ले करता है ये। जहाँ पर अगले काम के लिए तैयार हो जाता है टेड का फादर। एमसी मन में सोचता है जहाँ पर पिछले टाइम पर नोवा ने उससे कहा था कि यह इवेंट किसी भी और इवेंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जिन क्रिमिनल्स का एग्जीक्यूशन होने वाला है उन्होंने कजरान के नोवा को मारा है और इनकी लॉर्ड से पहले से ही तैयारी कर रहे थे करजान के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो दूसरे तरीके से यह पूरा ही एग्जीक्यूशन एक डिप्लोमेटिक इवेंट होने वाला है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। जिन बातों को याद करते हुए एमसी मन में सोचता है जिस तरीके से उसने ये बातें कही थी देखने से ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। तभी वह भीड़ में किसी सस्पिशियस बंदे को नोटिस करता है और वह बंदा जब थोड़ी सी अपनी हुडी उतारता है तो हमारा एमसी उसे नोटिस कर लेता है और भाई ये है वही मुच्छड़ बंदा होता है जिससे मुलाकात हमारे एमसी की पहले भी हो चुकी है। जिसे देखकर एमसी मन में सोचता है आखिरकार ये अभी बाहर निकल कर क्यों आया है। और तभी होता है वहाँ पर काफी तगड़ा सा ब्लास्ट। सारे लोगों में चिंता छा जाती है। वे कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, एक एक्सप्लोजन और तभी एक और धमाका होता है। जिन चीजों को देखकर एमसी भी चौंक जाता है और मन में सोचता है डैम इट, यह तो काफी बड़ा अटैक है। जहाँ पर एक के बाद एक काफी सारे एक्सप्लोजन होने लगते हैं। लॉर्ड तो बेचारा वहीं पर बैठा बैठा बेहोश हो जाता है। सारे गार्ड्स अलर्ट मोड में आ जाते हैं और सारे लोगों को ध्यान से निकालने लगते हैं। लेकिन तभी एमसी रियलाइज करता है और कहता है वेट, अभी तो आउटर फोर्ट्रेस के गार्ड्स को जिम्मेदारी दी गई है यहाँ की सारी व्यवस्था संभालने की और अगर किसी को भी कुछ भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। मतलब कि अगली बार हमारा भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। इसका मतलब मेरा भी सिर यहीं पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पर हमारा एमसी अपने गले को संभालते हुए कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, इस तरह की सिचुएशन में भी काम कर रहे हो। यहाँ पर वह बंदा कहता है मुझे जो करना है मैं तो वही कर रहा हूँ ना। इस बात को सुनकर हमारा एमसी कहता है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मुझे भी अपना कुछ काम कर लेना चाहिए एक गार्ड कैप्टन होने के नाते। सिचुएशन काफी ज्यादा क्योटिक हो चुकी होती है जहाँ पर एक्सप्लोजन होते जा रहे होते हैं और लोगों में अलग ही भगदड़ मच चुकी होती है। सारे लोग चिल्लाते हैं आखिरकार ये किस तरीके की गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। जहाँ पर हमारे एमसी एरोन की यूनिट के लोग सारे लोगों को शांत करने का पूरा ट्राई कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी एरोन कुछ बच्चों को नोटिस करता है जिनसे उनकी मॉम बिछड़ चुकी होती है और वे रो रहे होते हैं। जहाँ पर हम हमारी हेना, ब्रेक और चार्लोट को देखते हैं जो कि सेफली लोगों को बाहर निकालने का ट्राई कर रहे होते हैं। जहाँ पर बेचारी काना भी काफी ज्यादा डर चुकी होती है इस पूरे क्योटिक माहौल को देखने के बाद। जहाँ पर हमारा एरोन उन दोनों बच्चों को लाता हुआ कहता है तो तुम सारे लोग यहाँ पर हो, बाई एनी चांस क्या तुमने यहाँ पर किसी सस्पिशियस पर्सन को देखा। ब्रेक भी कहता है क्या सस्पिशियस पर्सन। एमसी भी कहता है हाँ एक हुडी के साथ वाला बंदा। जहाँ पर केल कहता है नहीं मैंने तो ऐसे किसी पर्सन को नहीं देखा। ब्रेक भी कहता है हाँ मैंने भी नहीं देखा। लेकिन तभी हमारा एमसी कहीं दूर उस बंदे को नोटिस करता है जिसके हाथ में होती है लेडी विवियन। एमसी भी उसे देखकर मन में सोचता है तो इसका भी टारगेट लेडी विवियन ही है। आउटर फोर्ट्रेस गार्ड यूनिट नंबर 4 जल्दी से मुझे फॉलो करो, हम उस क्रिमिनल को चेज करने वाले हैं और अगर हम इस मिशन में फेल हुए तो हम सभी को मार दिया जाएगा। जहाँ पर उन्हें भी उस बंदे को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा टाइम बीत चुका होता है, रात भी हो चुकी होती है और वे लोग अभी भी उन्हें ही ढूंढ रहे होते हैं। हमारा केल भी कहता है आखिरकार वह कमीना कहाँ चला गया, पहले ही रात हो चुकी है वह अभी तक नहीं मिला। क्या तुम्हें वह बंदा हान याद नहीं है जिसके पीछे भी हम इस तरीके से गए थे और वह भी हमें नहीं मिला था। जहाँ पर हमारा एमसी भी कहता है चुप हो जाओ जिंग सिंह, वो तो अच्छा हुआ मैंने सुना है कि लॉर्ड अभी भी जिंदा है। वहाँ सामने वे एक बंदे को पड़ा हुआ देखते हैं जो कि एक नाइट होता है जो कि काफी बुरी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। जिसे देखकर एमसी भी कहता है क्या एक नाइट एक्सप्लोजन की चपेट में आ गया और मारा गया। सच में ये कमीने जिन्हें हम नाइट्स कहते हैं इन्हें तो नाइट्स कहना भी नहीं चाहिए, तो पागल है जो कि इतने अच्छी सिक्योरिटी भी नहीं कर सकते। तभी वह आगे बढ़ता ही है कि वह किसी और को नोटिस करता है और वहाँ पर हमारा वैन होता है जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। हमारा एमसी भी कहता है देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और अनट्रस्टवर्दी पर्सन है। वैन भी कहता है काफी लंबा सा टाइम हो गया एरोन तुम्हें देखे हुए। एरोन भी उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है। वैन भी कहता है हाँ ये थोड़ा एम्बैरेसिंग तो है, हाँ, लगी तो है। एरोन भी कहता है तुम हर टाइम पिटते ही रहते हो, क्या तुम्हें नाइट कहना सही भी रहेगा। जहाँ पर वैन भी कहता है हाँ मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था जिस वजह से वह क्रिमिनल मुझे टेक
डाउन कर गया। और मैं बताऊं तो यहाँ पर तुम्हारे गार्ड्स में एक ट्रेटर भी है, तो केयरफुल रहना। जिस बात को सुनकर हमारा एमसी भी शांत रह जाता है। तभी उन्हें कहीं से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनने के बाद वह बंदा कहता है कैप्टन ये आवाज तो। एमसी भी कहता है हाँ ये आवाज है केल की। जहाँ पर कहीं और हम देखते हैं एक काफी खतरनाक से मॉन्स्टर ने उन दोनों बंदों की हालत खराब कर रखी होती है और केल काफी जोरों से चिल्ला भी रहा होता है। वह मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला बंदा कहता है कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो इन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा भी नहीं जितना बुरी तरीके से चिल्ला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ही तुम्हें कोई चोट लगी होगी तो आखिर कितना खतरनाक रिएक्शन क्यों दे रहे हो तुम लोग। जहाँ पर केल कहता है ओह क्या तुम एक पल रुक सकते हो। वह भी कहता है तो इससे क्या हो जाएगा। जहाँ पर अगले ही पल बगल की दीवार में होता है काफी तगड़ा सा धमाका, जिसे देखकर केल भी कहता है तो ये यहाँ पर आ गया। और एमसी होता है ये जो कि उस मॉन्स्टर के गले को पकड़ लेता है और कहता है यहाँ का कंस्ट्रक्शन जितना मैंने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा बुरा है। एक धक्का मारने के साथ यहाँ की दीवारें बिस्किट की तरह टूट जाती हैं। और वह मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला बंदा हमारे एमसी को देखकर मन में सोचता है आखिरकार ये मॉन्स्टर कौन है और इसकी यह ग्रिप स्ट्रेंथ। जहाँ हमारा एमसी भी कहता है आखिरकार तुम इतने कमजोर क्यों हो, तुम उस डीमन से एकदम डिफरेंट हो जिससे मैंने फोर्ट्रेस से बाहर लड़ाई की थी। वह मॉन्स्टर भी मन में सोच रहा होता है इस तरीके से तो मैं मारा जाऊंगा, इस तरीके तो सच में। तभी हमारा एमसी उसे छोड़ देता है, जहाँ पर वह नीचे गिरने के बाद घुटनों पर आ जाता है। और एरोन कहता है आगे क्या होने वाला है तुम्हें उसका सच में काफी अच्छा आइडिया लग जाता है। तो अब मैं तुमसे अच्छे से पूछ रहा हूँ तो मुझे सारी चीजों के बारे में बता दो या फिर मुझे अपने तरीके से उगलवाना पड़ेगा। जहाँ पर वह डीमन भी चिल्लाते हुए कहता है इस सब के पीछे वह डार्क मेज है जो कि यंग लेडी के हर्ट के पीछे पड़ा हुआ है। वह सच में काफी ज्यादा बेकार है, काफी बुरा है। और इसी तरीके से बक बक करते हुए सारी चीजों को उगलने लगता है। एमसी भी कहता है अच्छा ऐसा है। जिस सीन को देखकर केल भी कहता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऐसी ही होती हैं, किसी भी खतरे का अंदेशा लगने पर सारी चीजों को उगलवा देती हैं। सच में कितना प्यारा और सच्चा दोस्त है। और उसने डीमन के साथ भी एक डील कर रखी है, वह डीमन का एक सर्वेंट भी माना जाता है। और हमारा जो वेस वह लॉलेस सिटी में तुरुम्बा में है। और ऐसे ही वह और भी जानकारी देने लगता है, लेकिन एरोन कहता है हे काफी है। एमसी कहता है तो वह डीमन का एक कॉन्ट्रैक्टर है, आखिरकार उसे यंग लेडी का हर्ट ही क्यों चाहिए। जहाँ पर वह मॉन्स्टर भी कहता है मैं नहीं पता, मुझे सच में मुझे बख्श दो। एरोन भी कहता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा ओबीडियंट हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हे इसे ले जाओ यहाँ से। जिस बात को सुनकर वह भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे एमसी का शुक्रिया करता है। जहाँ पर बगल में खड़ा बंदा कहता है तुमने सच में काफी अच्छी चॉइस की। वह मॉन्स्टर भी कहता है हाँ मैं तो फंस ही गया था बुरी तरीके से। जब हमारा एमसी भी कंडीशन को सोचने लगता है और वह कहता है क्या वह कोई डीमन कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक डार्क इमेज है और उसने अपने मिनियंस को छोड़ रखा है जो कि अपना काम कर रहे हैं। आखिर यंग लेडी की ट्रू आइडेंटिटी क्या है, क्या हो सकता है। लेकिन तभी अंधेरे से कोई आते हुए कहता है तो कैप्टन तुम यहाँ पर हो, सच में कितनी अच्छी रात है। एमसी भी कहता है कार्टर क्या सीरियसली तुम अब जग कर आए हो। और कहता है कि ज्यादा मत सोया करो, ज्यादा सोने से बीमारियां भी हो सकती हैं। जहाँ पर कार्टर कहता है कैप्टन आपको तो पता ही होगा कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और क्या आपको पता है कैप्टन यह कितना पेनफुल होता है जब कोई सो नहीं पाता, और जब मुझे नींद की कमी होती है तो मैं जग भी नहीं पाता। और ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से सपनों में खो चुका हूँ और मेरे पूरे माइंड में एक धुंधला सा कोहरा छाया रहता है और सारी चीजें ब्लरी सी हो जाती हैं। तभी हम देख पाते हैं वह अपने पीछे से स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अगले ही पल वह हमारे एमसी के ऊपर अटैक भी कर देता है और कहता है मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं तुमको एक ऐसे ड्रीम में पहुंचा सकूं जहां से तुम कभी भी ना जग पाओ कैप्टन। सो गुड नाइट कैप्टन। तभी कार्टर अपनी एक पास्ट स्टोरी बताता है, जहाँ पर वह बताता है कि जब मैं जवान था तो मेरे विलेज में एक काफी बड़ा अकाल पड़ा। वहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था, कुछ पेड़ों की जड़ों के सिवाय। जहाँ पर हम एक चूहे को देख पाते हैं और अकाल से पीड़ित हुए विलेजर्स अब खाने को कुछ नहीं है तो फिर क्या करें, वे उस चूहे को भी खा जाते हैं। और कार्टर बताता भी है कि हम जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो चूहों और कॉकरोच को भी जिंदा खा जाते कच्चा। सच में हमारी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन हमारी टेबल पर मीट सर्व किया गया। मेरी फैमिली ने सच में काफी लंबे टाइम बाद वह मीट खाया। उस अकाल में पहली बार होगा जब उन्होंने पेट भर के खाना खाया और मेरी फैमिली ने उसे काफी ज्यादा ही एंजॉय किया। वह खाना नहीं खाया होता, मतलब कि वह मीट, क्योंकि उसने उस मीट के असली राज को देखा होता है। आखिर वह मीट कहाँ से आया था। मेरे छोटे भाई को छोड़कर सभी लोगों ने वह खाना काफी अच्छे से खाया और आपको अंदाजा लग ही गया होगा यह मीट किसका है। हाँ भाई, काफी खतरनाक सी स्टोरी है। और उसी दिन के बाद से मुझे एक भी रात एक अच्छी नींद नहीं आई और मैं हर रोज सोचता हूँ क्या वे मेरे बिना और अच्छा मीट खा पाएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता आखिरकार वे मेरे लिए कितना चिंतित है और मैं उनके लिए कितना चिंतित हूँ। यहाँ पर हमारे एमसी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता
कहता है मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, तुम पीस ऑफसेट, जहाँ पर एक बार फिर से अटैक करते हुए उसे पीछे कर देता है और कार्टर भी पीछे हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं स्ट्रांग हूँ, है ना? और ये डेफिनेटली इसी वजह से है क्योंकि मैं अच्छे से सोया, और यह तो उस कैंडी का शुक्रिया जो कि डोरनोवा ने मुझको दी थी। जिसे देखते हुए हमारा एमसी भी कहता है तो तुम्हें भी डीमंस से पावर मिल रही है। इसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी काफी खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है। इसके बारे में सोचा जाए तो ये कचरे का टुकड़ा और वह बंदा भी हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, और एमसी सोचता है यह कचरे का टुकड़ा तो फाइटिंग में भी नेचुरली गिफ्टेड है, मतलब काफी ज्यादा टैलेंटेड है, और वो भी बिना प्रॉपर तरीके से फाइटिंग स्टाइल को सीखे भी। हालांकि जहाँ पर कार्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है और एमसी भी बगल को हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा जाकर दीवार में धंस जाती है, और एमसी बताता है कि इसमें एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा कमी है, और कार्टर तुम एक ऐसी दीवार हो जो कि अभी तक पूरी तरीके से मजबूत ना हो पाई है भाई। जहाँ पर कार्टर अपनी एबिलिटीज का यूज करने लगता है, उसका हाथ एक अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और भाई हल्क का पंच बनाकर तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए और सीधा अटैक करता है हमारे एमसी की तरफ। और एरॉन कहता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी रात को सोते टाइम काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वह उसके आर पर अपनी सोड को भी कर देता है और कहता है इसी तरीके से तुम मुझको भी माफ कर देना कार्टर। जहाँ पर कार्टर अपने सामने देखता है, वह अपने सामने इमेजिन करने लगता है अपने उसी छोटे भाई को जो कि कह रहा हो ब्रदर, जिसे देखते हुए वह भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे नींद आ रही है, और एरॉन भी कहता है अच्छे से सोना कार्टर। तभी हम देखते हैं काफी दूर होता है काफी खतरनाक सा धमाका। एमसीबी से नोटिस करने के बाद कहता है सच में ये चीजें कितनी बिगड़ती जा रही हैं, और ये धमाका फोर्ट्रेस के उसी पार्ट पर हुआ होता है जहां पर वह टनल भी होती है जिससे हमारे एमसी ने पिछली बार हान को भी निकाला था इस फोर्ट्रेस से, और वह डार्क मेज हमारी लेडी विवियन को वहां से निकाल कर ला चुका होता है बाहर। और वह मेज भी कहता है सच में उन कमीनों की वजह से मुझे उस छोटी सी टनल से होते हुए इस लेडी को निकाल कर लाना पड़ा, लेकिन ये वर्थ इट है क्योंकि मेरे पास वो है जिसे मानना सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब मुझे सिर्फ इस ह्यूमन के हार्ट को बाहर निकालना है और इसे खा लेना है। लेकिन तभी हमारा एमसी पीछे से कहता है तो तुम यहाँ पर हो, आखिर तुम्हें ये छोटी टनल कहाँ से मिली? क्या कार्टर ने तुम्हें इसके बारे में बताया? चलो एक छोटा सा इंटरव्यू रखते हैं। अंधेरे में सही से दिखता नहीं तो वह बंदा भी कहता है ओह कौन हो तुम? मुझे तो लगा था कि एक नाइट मुझे चेज कर रहा है, लेकिन क्या तुम गार्ड्स के एक नौसिखिए कैप्टन नहीं हो? जहाँ पर हम देख पाते हैं उसने भी अपने मॉन्स्टर्स को निकाल लिया होता है और इंस्ट्रक्शन देता है हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए। एमसी भी अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता है और अपने सामने की ओर मारता है काफी खतरनाक सा स्लैश, और फिर कुछ मंत्रों को चैंट करने लगता है और अपने स्पेल को क्रिएट करने लगता है। जहाँ पर एक बार फिर से वही डिमोनिक बीस्ट हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए, और वह वुल्फ सीधा आकर हमारे एमसी के हाथ पर फाइट कर लेता है, लेकिन वह भी उसे दूर फेंक देता है और नोटिस करते हुए कहता है डैम इट, ये है मैजिक कर्स है। मैं जब कभी मूव कर रहा हूँ मेरी बॉडी और भी ज्यादा हैवी और पेनफुल होती जा रही है। अगर मैं सच में काफी लंबे टाइम तक फाइट करता रहा तो ये मेरे लिए काफी बड़ी डिसएडवांटेज की बात होगी। जिस सीन को देखते हुए वह बंदा भी कहता है सच में तुम्हारी बॉडी किसी शो ऑफ के लिए नहीं है, सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो तुम, लेकिन फिर भी तुम लॉर्ड क्वांटाइल की इस शैडो आर्मी का सामना नहीं कर सकते हो। जिस बात को सुनकर एमसी भी हंसते हुए कहता है व्हाट द, आखिरकार तुम एक एनिमल फार्म को किस तरीके से शैडो आर्मी कह सकते हो? और वह बंदा भी हंसते हुए कहता है कर लो बकवास कमीने कर लो, और अगले पल ऑर्डर दे देता है उन बीस्ट को हमारे एमसी को ऊपर अटैक करने के लिए। जहाँ हमारा एमसी कहता है रूल्स को फॉलो करूँ तो मुझे ऑर्डर मिले हैं कि तुम्हें जिंदा पकड़ना है, लेकिन तुमने मेरे एक सबऑर्डिनेट को ट्रिक किया है और उसे डीमंस को बेचा है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जहाँ पर वह भी अपनी स्वॉर्ड के साथ सीधा बढ़ जाता है उन्हें डीमंस की तरफ और कहता है तुम सन ऑफ अ विच, तुम्हारा यहीं पर एग्जीक्यूशन होने वाला है। जहाँ पर अगली पल वे जितने भी डिमोनिक बीस्ट आ रहे होते हैं उन सभी को स्लैसेस में काट कर रख देता है, वो भी काफी आसानी से, और सीधा आकर उस बंदे के सामने काफी दांसू सी लैंडिंग करता है। अब अपने बीस्ट का इतना बुरा हाल होता हुआ देखकर उसे भी थोड़ी तकलीफ होती है, तो वह एक बार फिर से अपने कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है और किसी सप्रेशन नाम की टेक्निक का यूज करने लगता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं हमारे एमसी की टांगों के चारों बगल और हाथों के चारों बगल कुछ अजीब सी चीजें आने लगती हैं, और एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर हमारे एमसी के पीछे आ जाता है जिसने हमारे एमसी को पूरी तरीके से जकड़ लिया होता है। और वह बंदा भी कहता है आखिरकार ये कैसा है? इसका नाम है ट्रिपल कर्स, जिसे नाइट भी एस्केप नहीं कर पाते हैं। लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। वह देखता है उसके कर्स की तो गले हाथ टांग सारी चीजें काटी जा चुकी होती हैं, और एमसी कहता है तुमने क्या कहा? एक नाइट? मैंने कुछ सही से सुना नहीं। क्या तुम सही से नहीं बोल सकते? इसे दोबारा कहो। जहाँ पर वह बंदा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है
तुम तो सच में काफी बातों नहीं बंदे हो, रुको जरा, यह चीज तुम्हारे पागलपन को खत्म कर देगी। जहाँ पर वह किसी बोतल को निकाल कर वहीं जमीन पर फेंक कर मारता है और उस बोतल में से एक अलग सी ही चीज क्रिएट होने लगती है, जिसे क्रिएट होता हुआ देख कर हमारा एमसी चौंका हुआ होता है, ये क्या चीज है। और वह बंदा बताता है यह है डीमन बीस्ट समन कार्डिनल की फिंगर से। जहाँ पर एक अजीब सा ड्रैगन समन हो चुका होता है, वह काफी जोर की दहाड़ मारता है और अपनी पूंछ के साथ हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है। और वह बंदा कहता है आखिरकार तुम एक काफी बेकार के गार्ड कैप्टन हो तो तुम क्या ही कर पाओगे। जहाँ पर एरोन भी काफी तेजी और फुर्ती दिखाते हुए उसकी पूंछ पर चढ़ जाता है और अपनी पूरी पावर को गैदर करते हुए सीधा उसी ड्रैगन की पूंछ पर अटैक करता है। लेकिन वह नोटिस करता है और कहता है डैम इट, मुझे जैसा अंदेशा हुआ ही था, इसके शरीर पर तो एक भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा और छोटे मोटे अटैक्स तो इस पर कुछ काम नहीं आने वाले। तो इस केस में जहाँ पर वह सीधा ही उस ड्रैगन के मुंह की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और उसके मुंह के अंदर ही चला जाता है। अब इस एक्शन को देखकर तो वह भी चौंका हुआ होता है। वह कहता है फाइनली ये खत्म हुआ। सच में वो तो काफी बड़ा मूर्ख था, तो जो कि खुद के ही पाँव से चल कर उसी के मुंह में चला गया। यहाँ पर हमारा एमसी उस ड्रैगन के अंदर पहुंच चुका होता है। वह भी कहता है सच में वह पागल क्या चल रहा है बाहर से, चलो कुछ भी हो, मैं अंदर तो सक्सेसफुली आ चुका हूँ। तो अब टाइम है नेक्स्ट स्टेप पर जाने का। एक कमीने डीमन बाहर निकलो। तभी उसके अंदर से वह डीमन बोलता है तुमने क्या कहा। एमसी भी कहता है जैसा कि तुम जगे हुए थे, मैंने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। तुमने अपनी थोड़ी सी पावर का यूज किया और जाकर साइलेंट हो गए। कमीनी कुतिया, तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। वह पावर क्या मैं उसका अभी भी यूज कर सकता हूँ, तो इसे अभी मुझको दो। जहाँ पर वह डीमन भी कहती है सच में कितने इम्पेशेंट हो तुम, साथ ही साथ तुम काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल और काफी ज्यादा ही बेवकूफ भी हो, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा फैसिनेटिंग भी हो। मैं अपनी पावर्स को तुमको दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। जहाँ पर एमसी भी कहता अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए, तो आखिरकार तुम एक डीमन ही हो, तुम्हें भी कुछ चाहिए ही होगा, बोलो क्या है। जहाँ पर वह डीमन कहती है आगे से इसके बाद से मुझे कभी नहीं कुतिया कभी मत कहना। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी इसे मुझसे मत कहना क्योंकि यह सुनने में काफी अच्छा नहीं लगता। एमसी भी हाँ कर देता है, जिस पर वह डीमन भी अपने ऑरा को हमारे एमसी की तलवार में डालने लगती है और एमसी भी सोचता है इस पूरी ही ऑरा के साथ मेरी पूरी बॉडी में गुदगुदी सी हो रही है। तो ये होता है ऑरा। सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है ये तो। जहाँ पर अगले पल हमारा एमसी अपने ऑरा की स्वॉर्ड के साथ करता है काफी खतरनाक सा स्लैश उस ड्रैगन की गर्दन पर, और अगले पल पूरी बॉडी पर कर दिए होते हैं काफी खतरनाक से स्लैसेस, जिससे तो वह ड्रैगन भी काफी जोर की रोर मारता है। उस डार्क मेज को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है और चौंका हुआ होता है कि आखिरकार ये ऑरा कहाँ से आया। यह तो इम्पॉसिबल है। क्या यह कोई नाइट था। जहाँ पर हमारे एमसी ने उस ड्रैगन को पूरी तरीके से चीर कर रख दिया होता है और वह डार्क मेज भी कहता है आखिरकार कौन हो तुम, क्या इंपीरियल फैमिली ने तुम्हें भेजा है यहाँ पर। आखिर उन कमीनों को इस प्लान के बारे में कैसे पता चला, इस बारे में तो हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन हमारा एमसी शांति से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है मेरी आइडेंटिटी, मेरा आधार, मेरी पहचान। और अगली पल अपनी सोर्ड के साथ उस बंदे का गला काटने के बाद वह आगे निकल चुका होता है और कहता है मैं तो सिर्फ एक फोर्ट्रेस का गार्ड हूँ। चलो फाइनली ये शांत तो हुआ, तो अच्छे से सोना कार्टर, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। जहाँ पर हम उसी डार्क मेज को देखते हैं जहाँ पर उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलने लगती हैं और एक अलग सा मैजिक सर्कल क्रिएट होने लगता है, जिसे नोटिस करते हुए हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है और उस मैजिक को देखते हुए कहता है ये मैजिक तो तभी क्रिएट होता है जब कोई मारा जाता है। डैम इट, वह मरते मरते भी ऐसी बेकार की चीजों को बना रहा है। जहाँ पर वह सीधा ही लेडी विवियन की तरफ भागने लगता है उसे बचाने के लिए और वहाँ पर होता है काफी तगड़ा सा मैजिक एनर्जी एक्सप्लोजन, जहाँ पर आकर हमारे एमसी ने लेडी विवियन को भी संभाल लिया होता है और उसे वहां से थोड़ी दूर ले आया होता है और तभी सोचता है सिट, देखने से ऐसा लगता है कि मेरा काम तमाम होने वाला है इस बार। जहाँ पर हम देख पाते हैं एक काफी बड़ा ही डीमन मॉन्स्टर जो कि पूरी तरीके से एक ब्लड से बना हुआ होता है और काफी खतरनाक भी लग रहा होता है देखने में। जहाँ पर वह सीधा ही हमारे एमसी को ही घूर रहा होता है। अब एमसी के पास भी कोई चारा नहीं होता क्योंकि वह फायर तो कर सकता नहीं क्योंकि उसके हाथों में लेडी विवियन है, तो वह उन्हें लेकर वहां से भागने लगता है। अब हमारे एमसी को वहां से भागता हुआ देख कर वह मॉन्स्टर उसके पीछे आता है, जिसे अपना इतना करीब देख कर एमसी के पास भी अब कोई चारा नहीं होता। भाई हम साइज डिफरेंस को इसी इमेज से देख सकते हैं जहाँ पर उसके पैर के नाखून के बराबर भी हमारे एमसी का साइज नहीं होता इस टाइम पर। तो इस टाइम पर एमसी भी काफी बुरी तरीके से फंस चुका होता है। वह कहता है अरे क्या करूँ, लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं, कम से कम इतने सारे काम करने के लिए मुझे ओवर टाइम तो मिलना ही चाहिए। लेकिन तभी उसे कहीं से किसी की चलाने की आवाज आती है जो कि कहता है माय लेडी, और वहां पर कोई आता है जो कि करता है काफी खतरनाक सा अटैक। ये कोई नाइट होती है जो कि चलाते हुए कहती है लेडी विवियन कहाँ पर हो आप, और वहां पर हम इंक्विस्टर को भी देख पाते हैं जो कि उसी का साथ दे रहा होता है और दोनों ही मिलकर उस डीमन से लड़ रहे होते हैं और काफी ज्यादा भारी भी पड़ रहे होते हैं। जहाँ पर एमसी भी विवियन को लेकर एक पेड़ के पीछे आकर छुप चुका होता है और सोचता है एक नाइट और एक इंक्विस्टर। तभी इतनी शोर
स्वाभाविक सुनकर विवियन की भी आंखें खुलने लगती हैं और धीरे धीरे देखते हुए कहती है क्या तुम। लेकिन तभी हमारा एमसी उसे देखते हुए मन में सोचता है अगर इसने मुझे देख लिया ऐसी हालत में तो ये समझे कि मैं इसे किडनैप करके लाया हूँ और मुझे पकड़ लिया जाएगा। नहीं तो भाई इस इल्जाम से बचने के लिए वह इसके सिर पर ही मुक्का मार देता है ताकि इसे बेहोश किया जा सके और सोचता है कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया, चलो अभी के लिए इसे इसी स्टेट में छोड़ देते हैं और बाद में आकर देख लेंगे। और इस चीज से कवर कर देता हूँ जहाँ पर उसके हाथ में होता है हमारे खेल का वही हैंकर चीफ जो कि इसने उससे चुराया होता है। और वहां से जाते हुए कहता है तो ठीक है अब टाइम है गार्ड कैप्टन का अपने काम से छुट्टी लेने का। जहाँ पर हम देख पाते हैं वहाँ नाइट और इंक्विजिटर ने मिलकर डीमन को भी काफी आसानी से हरा दिया होता है। जहाँ पर उस नाइट की तो रोने वाली हालत हो चुकी होती है। वह कहती है माई लेडी कहाँ पर हो आप। इंक्विजिटर भी धीरे से इधर उधर देखने लगता है और एक तरफ इशारा करते हुए कहता है वहां पर देखो। जहाँ पर वह इशारा करता है लेडी विवियन की तरफ जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है और नाइट चलाते हुए जाते हुए कहती है लेडी विवियन क्या आप ठीक हो। अब उसकी ऐसी हालत देख कर उन दोनों के मन में भी सिर्फ एक ही ख्याल आता है क्या यह मर चुकी है। फिर हमें हेना के इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी और उसकी पूरी यूनिट की एक काफी कन्वर्जेशन हो रही होती है और उनमें से ब्रिग कहता है आखिरकार कोई कैसे ही जान सकता है कि एक डार्क मैच वहां पर होगा और हम एक डार्क मैच के खिलाफ कैसे ही जीत सकते हैं। और अगर यही केस था तो इसमें तो उन्हें खुद से ही इंस्पेक्शन करना चाहिए था। हमारा एमसी काना के हाथों से बियर के ग्लास को लेते हुए उसे सहलाने लगता है और वह मन में सोचता है जब से डार्क मैच का अटैक हुआ है तब से 7 दिन बीत चुके हैं। हमारे लॉर्ड जो कि एक्सप्लोजन में एक पंछी की तरह हवा में उड़ चुके थे वे अभी तक जिंदा हैं और एकदम सही सलामत हैं और उनकी बेटी लेडी विवियन को भी सही सलामत वापस लाया जा चुका है। तो सिचुएशन एकदम सही है। और मैंने अपनी झूठी गवाही में यह बताया कि कार्टर ने उस डीमन को एंडर करने के लिए खुद से ही उससे फाइट की और वह उसमें मारा गया जिस वजह से कार्टर की फैमिली को भी एक अच्छा सा कॉम्पेंसेशन दिया गया। जहाँ पर केल भी कार्टर के लिए काफी ज्यादा दुखी होता है। वह कहता है कि वह पागल आखिरकार अकेला ही डीमन से लड़ने क्यों चला गया। जहाँ पर दूसरा बंदा कहता है सच में उसकी इच्छा पूरी हो गई अच्छे से सोना कार्टर। जहाँ पर ब्रेक भी उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है सच में मैं कार्टर के उस साहस की काफी ज्यादा सराहना करता हूँ। वह अकेला ही डीमन से लड़ने चला गया था वहां पर। और ऐसा ही कहते हुए हमारा एमसी भी वहां पर आता है और कहता है कार्टर के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर चीयर्स करते हैं और सोचता है इस तरीके से कार्टर अपना एक गार्ड के तौर पर हॉनर बचा पाया। जहां पर एक बंदा कहता है कैप्टन मैंने सुना है कि कार्टर की रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर एक और बंदा रिक्रूट किया जाने वाला है और ये शायद से और वह नया बंदा वहाँ पर इनमें आ भी जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है सर आउटर फोर्ट्रेस गार्ड यूनिट नंबर 4 का नया रिक्रूट आ चुका है डायलन। मैं मेरे सर को तहे दिल से ग्रीट करता हूँ। जिस डायलन को देखकर सारे ही लोग चौंके हुए होते हैं और उसे देखकर एमसी मन में सोचता है कार्टर प्लीज तुम ही वापस आ जाओ इसकी बजाय तो। और वह अपनी बकवास बातों को करने लगता है। जहाँ पर एक बंदा कहता है वैसे ये देखने में थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा है। तभी ब्रिग भी कहता है क्या ये थोड़ा तुम जैसा नहीं दिखता। जहाँ पर डायलन तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा होता और ऐसी बेकार की बातें करने लगता है। बगल में बैठा हुआ केल भी सुन सुन कर पक चुका होता है। उसके भी कानों से खून आने लगते हैं और कहता है चुप तो हो जाओ भाई। एमसी भी कहता है आखिर इस तरीके का कोई इडियट कैसे रिक्रूट हो सकता है। हेना भी कहती है एरोन तुम्हारे विचार तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं। ये लो एक और ग्लास बियर का। और इसे काफी जोर से और काफी गुस्से में हमारी हेना ने उसके लिए दिया होता है और काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ उसे ही देख रही होती है क्योंकि यही वह बंदा था जिसने पिछली बार आकर हेना को छेड़ा था। और वह गुस्से में वहां से जाने लगती है। डायलन भी पीछे आते हुए कहता है रुको रुको मिस हेना। हेना भी गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहती है क्या है। यहाँ पर डायलन भी घबराते हुए कहता मेरा मतलब है मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ करना उस दिन जो भी कुछ हुआ था उसके लिए। मर्सनरीज के बीच में गुंडों की तरह एक्ट करना काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुका है आजकल और इसी तरीके से मैं ऐसा कर रहा था। हेना भी शांति से उसे देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है यह ठीक है डायलन वैसे भी ऐसे ही कमीनों से मुझे काफी बार डील करनी ही पड़ती है लेकिन अगर अगली बार तुमने फिर से ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत की तो तुम्हारे सिर में छेद कर दिया जाएगा। डायलन भी कहता है हाँ मैं माफी भी तो मांग रहा हूँ और ऐसा कभी नहीं होगा। जिसे देखते हुए हमारा एमसी भी कहता है आखिरकार ये हेना है ये किसी पर भी इजी नहीं जाती। हे तुम नेवले इस स्वॉर्ड को पकड़ो। अब से तुम आउटर फोर्ट्रेस गार्ड यूनिट 4 के मेंबर हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा तुम्हें नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिसकी उन बातों को सुनकर उसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और खुश होते हुए कहता है हाँ मैं आज से काफी हार्ड वर्क करूंगा। और इस तरीके से हमारा डायलन आउटर फोर्ट्रेस गार्ड यूनिट नंबर 4 का एक मेंबर बन गया और धीरे धीरे लोगों से भी घुलने मिलने लगा। हाँ तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाइप भी कर देना।